Hello India, welcome to Indian AI Production. मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस बिगिनर टू प्रोफेशनल हैंड्स ऑन पाइथन कोर्स इन हिंदी के सीरीज में आज हम स्टडी करने वाले आज हम देखने वाले हैं कंप्लीट लर्निंग रोड मैप फॉर डेटा साइंटिस्ट मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर इन 2020 और ये जो रोड मैप मैं आपको बता रहा हूँ ये 2022 का ही नहीं है, 23, 24, 25, 26 में भी ये काम करेगा। मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ 100% सेटिस्फेक्शन एंड गारंटेड। तो चलो यार, अभी हमारा नया साल तो चालू हो चुका है और इस साल में हम जानेंगे कि भाई हमें डेटा साइंटिस्ट बनना है, हमें मशीन लर्निंग इंजीनियर बनना है, हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर बनना है, हमें डीप लर्निंग इंजीनियर बनना है, हमें कंप्यूटर विजन इंजीनियर बनना है, हमें नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इंजीनियर बनना है। तो उसके लिए हमें कौन सी स्टडी करनी पड़ेगी, हमें कौन सा रोड मैप फॉलो करना पड़ेगा ताकि हम सक्सेसफुल डेटा साइंटिस्ट बनेंगे, सक्सेसफुल मशीन लर्निंग इंजीनियर बनेंगे, सक्सेसफुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर बनेंगे। तो यहाँ पर मैं डेटा साइंटिस्ट हूँ और मुझे बहुत सालों का एक्सपीरियंस है। तो इस फील्ड में आपको क्या क्या स्टडी करनी पड़ेगी, आपको पहला कदम कौन सा लेना पड़ेगा, आपको दूसरा कदम कौन सा लेना पड़ेगा और उसके बाद आपको आखिरी का कदम कौन सा लेना पड़ेगा, आपको फूक फूक के कौन सा कदम लेना पड़ेगा, इसके बारे में आज की इस वीडियो में मैं आपको 100% गारंटी के साथ बोलता हूं। दोस्तों, जो भी बात बोलूंगा वो सच बोलूंगा और उसके बाद जो बातें आपके दिमाग में जाएंगी उसको आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप विद इन अ फ्यू डेज के अंदर, मैं आपको साल नहीं बोल रहा, विद इन अ फ्यू डेज और विद इन अ फ्यू मंथ्स और विद इन अ फ्यू वीक्स के अंदर आप सक्सेसफुल डेटा साइंटिस्ट बनोगे। ये मेरा आपके साथ 100% वादा है। दोस्तों मैं आपको 100% गारंटी के साथ क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि दोस्तों जब मैं डेटा साइंटिस्ट बन रहा था ना, जिस स्टेज में था, तो मैंने बहुत सारे ठोकरे खाई है, मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। उस वक्त मुझे एक भी कॉल नहीं आते थे और आज मैं जॉब के लिए अप्लाई भी नहीं कर रहा हूं तो मुझे दिन में कम से कम 10 कॉल आते हैं और मैं परेशान हो चुका हूं कि भाई उनको मेरा नंबर किस तरीके से मिल रहा है और मैं ढेर सारे कंपनियों में सेलेक्ट भी हो जाता हूं। तो वो भी स्ट्रेटेजी किस तरीके से, इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो जो भी डेटा साइंटिस्ट बनने का मेरा जो एक्सपीरियंस है सालों का, वो आपके साथ शेयर करने वाला। तो डेफिनेटली आपको मैं भरोसा दिलाना चाहूंगा कि आप भी सक्सेसफुल डेटा साइंटिस्ट बनोगे 2020 में, 2023 में या 2024, 25, 26 में भी आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो ये वीडियो आपके लिए भी काम करेगा। डेटा साइंटिस्ट रोड मैप, इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। दोस्तों, जो चीज कम समय में होती है उसका हमें प्लेजर भी अच्छा मिलता है, सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए। लेकिन जिस चीज को हम करने के लिए बहुत टाइम देते हैं, हमें शुरुआत में अच्छा नहीं आता है लेकिन लॉन्ग टर्म में हमें बहुत अच्छा खासा प्लेजर मिलता है, हमें खुशी होती है। तो दोस्तों वही चीज आज के इस ट्यूटोरियल में होने वाले, क्योंकि ये ट्यूटोरियल अप्रोक्सीमेटली 1.5 से लेकर 2 घंटे तक चलेगा। क्योंकि यहाँ पर मैंने इस चीज को बनाने के लिए अब मेरे करियर के 4 से 5 साल दी है। तब मुझे समझ में आ चुका है कि भाई डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए क्या क्या सीखना पड़ता है। वो चीजें यहाँ पर मैंने स्टेप बाय स्टेप बताई है। तो उसको समझने के लिए आपको 1 से लेकर 2 घंटे का समय देना ही पड़ेगा, राइट? क्योंकि ये मेरे 4 और 5 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया है और आपको डिटेल में बताया। हर एक चीज, हर एक कॉन्सेप्ट आपको समझ जाएगा। एकदम इजी लैंग्वेज में मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। और एट द एंड में जो बंदा इस वीडियो को कंप्लीट देखेगा तो ऑब्वियसली यार उसको स्टडी मटेरियल चाहिए। तो यहाँ पर इस वीडियो में कभी ना कभी मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि भाई आपको पेड बुक, मशीन लर्निंग के लिए पेड बुक, डीप लर्निंग के लिए पेड बुक, लेटेस्ट बुक की आपको मैं लिंक देने वाला हूँ, पीडीएफ देने वाला हूँ। आप अमेजोन के ऊपर जाओगे तो कम से कम 4,000 रुपए लग ही जाएंगे उस बुक को डाउनलोड करने के लिए, उस बुक को लेने के लिए। तो वही भाई 4,000 रुपए का कंटेंट इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो सोचो, आपको मनी, वैल्यू फॉर मनी ये वीडियो होने वाला है। आप सच में डेटा साइंटिस्ट इस फील्ड में इंटरेस्टेड हो तभी इस वीडियो को देखो, नहीं तो यार 1.5 घंटे या 2 घंटे में अच्छी खासी आप मूवी देखोगे तो आपको अच्छा खासा सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा 2 घंटे के लिए। लेकिन आपको जिंदगी भर प्लेजर चाहिए तो आपको मेरे साथ 1.5 से लेकर 2 घंटा देना पड़ेगा, जिसमें आपको शॉर्ट टर्म में तो आपको मैं अप्रोक्सीमेटली 4,000 के रुपए की किताब दे दूंगा और इस वीडियो में जो भी मैंने एक्सप्लेन किया उसकी भी आपको पीडीएफ मिल जाएंगी और अच्छा खासा कंटेंट भी आपको मिल जाएगा। आपको ये वीडियो देखने के बाद इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है कि भाई डेटा साइंटिस्ट होता क्या है, मशीन लर्निंग इंजीनियर होता क्या है, ये कौन सी चीजों के ऊपर काम करते हैं, मुझे बेस्ट रिज्यूमे कैसे बनाना है, मुझे जॉब कैसे सर्च करनी है, मुझे कौन से टेक्नोलॉजी के ऊपर नॉलेज आना चाहिए, आगे मेरा फ्यूचर क्या होने वाला है, सारे चीजें
इस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है। अब ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये वीडियो बनाने के बाद बोल रहा हूँ, मेरा गला सूख चुका है सच में यार। अब अप्रोक्सीमेटली 1 या 2 तो बज चुके होंगे, मैंने वॉच देखी नहीं है। तो चलो यार, मैंने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत की है, मैंने बहुत एक्सप्लेन किया है और एट द एंड में मैंने बताया कि भाई आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करो या डिसलाइक करो, ये आपके ऊपर है। अभी आप कुछ मत करो। और मुझे पता है अब तक जितने भी लोग देख रहे होंगे, तो एट द एंड में पता नहीं यार कितने लोग देखेंगे, 95% तो छोड़ के चले जाएंगे। मैंने 1.5 या 2 घंटे बता दिया है, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर एक भी बंदा वीडियो देखेगा और उस वीडियो को फॉलो करेगा तो डेफिनेटली मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि आप भाई एमएनसी कंपनी में सेलेक्ट हो जाओगे और कम से कम आपको 10 लाख का तो पैकेज मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 10 लाख ये छोटी अमाउंट नहीं होती है। फ्रेशर के बारे में बोल रहा हूँ, फ्रेशर कम से कम 10 लाख का तो पैकेज ले ही लेगा। तो चलो यार, इस डेटा साइंटिस्ट की जर्नी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का ट्यूटोरियल स्टार्ट करने से पहले हमने 2021 के शुरुआत में एक वीडियो बनाया था और वहां पर भी हमने एक्सप्लेन किया था कंप्लीट रोड मैप फॉर डेटा साइंटिस्ट। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको यूट्यूब में जाना है। यूट्यूब में जाने के बाद आपको जस्ट सर्च करना है डेटा साइंटिस्ट कंप्लीट रोड मैप इंडियन एआई प्रोडक्शन। तो आपको सबसे पहले आपको लिंक मिलेंगी हमारे इस वीडियो की, कंप्लीट रोड मैप टू बिकम अ डेटा साइंटिस्ट इन 2021। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप देखोगे तो आपको बहुत सारी जानकारी मिलेंगी और इसी वीडियो का अपडेटेड पार्ट आपको आज की इस वीडियो में मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो देखने के बाद आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई 2021 का भी वीडियो आप देख लो, ताकि आपको और अच्छे डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा कि भाई 2021 में क्या सिचुएशन थी और आज 2022 में क्या सिचुएशन है। तो चलो यार, बिना देर करते हम आगे बढ़ते हैं और हम एक सवाल पूछते हैं, व्हाई डेटा साइंटिस्ट, वाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर, वाई मशीन लर्निंग इंजीनियर। तो दोस्तों, ये सवाल आपको खुद को पूछना है कि भाई मुझे डेटा साइंटिस्ट क्यों बनना है, मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर क्यों बनना है, मुझे मशीन लर्निंग इंजीनियर क्यों बनना है। और उसके बाद आपके दिमाग से कुछ आंसर आता है कि भाई मुझे XYZ कारण के लिए डेटा साइंटिस्ट बनना है, मुझे सिर्फ पैसे कमाना है, मुझे सिर्फ नाम अच्छा लगता है, मुझे डेटा साइंटिस्ट की हाइप है इसके लिए मुझे डेटा साइंटिस्ट बनना है, डेटा साइंटिस्ट नाम सुन के मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है तो उसके लिए मुझे डेटा साइंटिस्ट बनना है। तो मैं आपको बोलूंगा कि भाई आपको डेटा साइंटिस्ट नहीं बनना है, क्योंकि आप डेटा साइंटिस्ट नहीं बन पाओगे, क्योंकि डेटा साइंटिस्ट कोई ऐरा गैरा नत्थु खैरा इंसान नहीं बनता है, राइट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप डेटा साइंटिस्ट बन नहीं सकते। उसके लिए दोस्तों एक बेस्ट रीजन होना चाहिए जिसकी वजह से आप डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हो। तो आपके पास रीजन क्या है, कौन सा रीजन है, ये मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको डेटा साइंटिस्ट बनना है। क्यों बनना है, इसके मेरे पास कुछ प्रूफ है, उसका मेरे पास डेटा है, उसके बेसिस पे आप सोच सकते हो कि हाँ भाई मुझे डेटा साइंटिस्ट क्यों बनना है, मुझे मशीन लर्निंग इंजीनियर क्यों बनना है। तो चलो यार, हम जाते हैं गूगल के पास और गूगल को कुछ सवाल पूछते हैं और उसके बाद हमें कुछ जवाब मिलेंगे जिससे आप डिसाइड कर पाओगे कि हाँ भाई मुझे डेटा साइंटिस्ट क्यों बनना है। तो दोस्तों, यहां पर मैंने गूगल में कुछ वर्ड सर्च किया था, टॉप टॉप 50 बेस्ट जॉब इन अमेरिका फॉर 2021। क्योंकि 2022 आने वाला है तो 2022 का हमारे पास डेटा नहीं है, 2021 का डेटा है। तो उसके बेसिस के ऊपर अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वहां पर सेकंड पोजीशन पे डेटा साइंटिस्ट की जॉब है दोस्तों। फर्स्ट पोजीशन पे है जावा डेवलपर, उसके बाद है डेटा साइंटिस्ट। और उनकी मीडियन सैलरी देखा जाए तो दोस्तों, जावा डेवलपर की सैलरी $90,830 है और एज कंपेयर टू डेटा साइंटिस्ट, और आप कंपेयर करोगे डेटा साइंटिस्ट की दोस्तों, तो उससे भी ज्यादा आपको सैलरी मिलती है। सैलरी है $1,13,736। ये हजारों में नहीं है, ये डॉलर में होती है। डॉलर को आप कन्वर्ट करोगे हजारों रुपए में इंडियन करेंसी में, तो दोस्तों ये करोड़ों में आ जाएंगे, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, इसका जॉब सेटिस्फेक्शन भी अच्छा खासा है, 4.1 रिव्यू है। और यहाँ पर ओपनिंग भी बहुत अच्छी खासी है, 5,971। दोस्तों, जब इस फील्ड में आ रहा था, मतलब एंट्री करने वाला था, उस सिचुएशन में यहाँ पर डेटा साइंटिस्ट की ओपनिंग बहुत कम थी। मैं गूगल में सर्च करता था डेटा साइंटिस्ट, तो वहां पर दोस्तों एक वीक का रिजल्ट में चेक करता था, तो उसमें 2 या 3 मैक्सिमम जॉब ऑफर आते थे। और वहां पर भी जो एक्सपीरियंस था वो बोलते थे भाई 4 साल का, 5 साल का, 6 साल का एक्सपीरियंस बंदा ही हमें लेना है एज अ डेटा साइंटिस्ट करके। लेकिन आज की सिचुएशन में देखा जाए तो कोई भी कंपनी फ्रेशर को भी हायर कर रही है और एक्सपीरियंस बंदे को भी हायर कर रही है। तो मार्केट में अभी जो डेटा साइंटिस्ट की जो ओपनिंग है वो बहुत बड़ी है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप एक्सपीरियंस हो या आप फ्रेशर हो।
इसके पहले मैंने कुछ साल के पहले एक वीडियो बनाया था कि भाई फ्रेशर को जॉब नहीं मिलती है, लेकिन अभी सिचुएशन बदल चुकी है। और इतना ही नहीं, डेटा साइंटिस्ट की जॉब वर्क फ्रॉम होम लाइफ टाइम के लिए भी मिल रही है। ऐसा नहीं है कि आपको ऑफिस में जाकर ही काम करना है, अभी आपको लाइफ टाइम के लिए भी डेटा साइंटिस्ट की जॉब मिल रही है वर्क फ्रॉम होम करके। तो ये भी एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है और ये मेरा एक्सपीरियंस है। मेरा 2 कंपनी में सिलेक्शन हुआ था जो वर्क फ्रॉम होम फैसिलिटी मुझे लाइफ टाइम के लिए दे रही थी। तो यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, बहुत अच्छा खासा करियर है डेटा साइंटिस्ट में इन फ्यूचर में। अभी भी अच्छा खासा करियर है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि भाई फ्यूचर में क्या होगा। तो चलो यार, अभी हम कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट जानते हैं। यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, गूगल में आप जाओगे, गूगल ट्रेंड में सर्च करोगे मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस, ये फील्ड ऑफ स्टडी कीवर्ड करके, तो यहाँ पर आप देखोगे 2004 का डेटा है। 2004 से लेकर आज का डेटा सेट है वर्ल्ड वाइड, यहाँ पर आप देख सकते हो। और ये वेब सर्च का डेटा सेट है। तो 2004 में देखो दोस्तों, डेटा साइंस की जो हाइप थी वो अच्छी खासी नहीं थी। यहाँ पर बहुत रेयर लोग सर्च कर रहे थे, मशीन लर्निंग को भी उतना लोग सर्च नहीं कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर आप आते हो 2013 में, तो 2013 से लेकर दोस्तों आज के डेट में जो डेटा साइंटिस्ट मशीन लर्निंग की जो हाइप है, जो सर्च है, वो बहुत बढ़ चुका है। यहाँ पर आप इस ग्राफ से समझ सकते हो। हालांकि यहाँ पर आपका जो ट्रेंड है वो डाउन में जाकर आपको दिख रहा है, तो ये थोड़ा अप डाउन होता रहता है। तो इसे आपको घबराने की जरूरत नहीं कि भाई हाँ ये ट्रेंड चला गया है। नहीं मेरे भाई, आज के डेट में बहुत वैकेंसीज है। हर एक कंपनी चाहते है कि उसके बाद जो भी डेटा है उस डेटा से इनसाइट निकाल सके, राइट। तो चलो यार, मैंने आपको बता दिया कि भाई आपको डेटा साइंटिस्ट क्यों बनना है। मैंने तो 2 आपको कारण बता दिए, लेकिन आपके पास क्या कारण है ये मुझे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि हाँ भाई, मैं डेटा साइंटिस्ट क्यों बनना चाहता हूँ। क्या मुझे ज्यादा सैलरी चाहिए, क्या मेरा जो जॉब प्रोफाइल है उससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मुझे कुछ और इंटरेस्टिंग काम करना है तो उसके लिए मैं डेटा साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ। तो आप मुझे बताओ कि आप डेटा साइंटिस्ट क्यों बनना चाहते हो। आप फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड हो इसीलिए डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हो, या मेरे नाम के सामने डेटा साइंटिस्ट ये कीवर्ड आना चाहिए, क्योंकि साइंटिस्ट कीवर्ड दोस्तों बहुत इंप्रेस करता है। कोई आपको पूछता है कि भाई आप क्या जॉब करते हो, और जैसे आप बोलते हो आई एम अ डेटा साइंटिस्ट, दोस्तों ये जो साइंटिस्ट वर्ड ना बहुत इंप्रेस करता है दोस्तों। तो क्या इस कीवर्ड की वजह से आप डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हो, या इस फील्ड में रियली आप इंटरेस्टेड हो। तो जो भी आपके मन में दिमाग में जो ख्याल आ रहे हैं ना, वो कमेंट बॉक्स में बताओ यार। जब मैं आपका कमेंट पढ़ूंगा ना तो मुझे भी मजा आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने इंटरेस्टिंग फैक्ट तो बता दी है, फैक्ट मेरे पास बहुत है, लेकिन ये वीडियो बहुत लंबा चलेगा। आप और फैक्ट्स के बारे में जानना चाहते हो डेटा साइंटिस्ट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ताकि मैं इसके ऊपर और स्पेशल वीडियो बना दूंगा। तो चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं और हम पूछते हैं डेटा साइंटिस्ट मिथ। बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक मिथ है। क्या है? एक मिथ है कि भाई डेटा साइंटिस्ट का मतलब होता है मींस मॉडल बिल्डिंग। बस भाई अपने को मॉडल बनाना है, बस मॉडल बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ और हम खुद को डेटा साइंटिस्ट कहलाते जाएंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। डेटा साइंटिस्ट के जॉब रोल में आप 10 या 20% मॉडल बिल्डिंग के ऊपर काम करते हो, और बाकी का जो 80% काम है ना, वो डेटा प्री प्रोसेसिंग या मॉडल डिप्लॉयमेंट, ऐसी बहुत सारी चीजें रहती है, उसके ऊपर हम काम करते हैं। तो डेटा साइंटिस्ट का मतलब ये नहीं होता ओनली मॉडल बिल्डिंग। या आप कोई कंपनी में ज्वाइन हो चुके हो और आप फ्रेशर हो और आपको बोला कि भाई ये लो डेटा, इस डेटा को क्लीन करो, ये लो मॉडल, इसको डिप्लॉय करो, तो आपके दिमाग में आएगा अरे भाई मैं मॉडल तो बिल्ड ही नहीं कर रहा हूँ, मैंने मॉडल ट्रेन नहीं किया, तो क्या मैं डेटा साइंटिस्ट हूँ या मेरे को घुमा रहे कंपनी वाले। तो आपको ये सोचना नहीं मेरे दोस्त, आपको वो भी काम करना पड़ता है। तो एज अ सिर्फ और सिर्फ मॉडल बिल्डिंग मतलब डेटा साइंटिस्ट नहीं होता है। फ्रॉम डेटा कलेक्शन से लेकर मॉडल डिप्लॉयमेंट तक ये पूरा का पूरा काम डेटा साइंटिस्ट का रहता है। तो आपके दिमाग में जो अंधश्रद्धा चल रही होंगी ना कि भाई डेटा साइंटिस्ट मतलब मॉडल बिल्डिंग, तो मेरे भाई इस कीवर्ड को हटा दो, राइट। तो चलो यार अभी हम आगे बढ़ते हैं और हमारे नेक्स्ट जर्नी को हम देखते हैं, व्हाट इज डेटा साइंटिस्ट। जी हाँ मेरे दोस्त, अब तक आपको डेटा साइंटिस्ट क्या है ये आपको समझ में नहीं आ चुका होगा, और आपको जस्ट किसी ने बोला होगा कि भाई डेटा साइंटिस्ट जॉब बहुत जबरदस्त है, तो आपने ये वीडियो देख लिया होगा कि भाई मुझे डेटा साइंटिस्ट बनना है तो क्या क्या पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो इसके ऊपर तो हम आगे चल के बात करने ही वाली यार। पढ़ाई तो आपको आप अभी भी करना है और आगे भी करना है, और जब डेटा साइंटिस्ट बनोगे तो उसके बाद भी आपको मरते दम तक पढ़ाई करती ही रहनी है। आपको कहीं नहीं जाना है, आपको पढ़ाई करना है। वो ये गवर्नमेंट जॉब नहीं मेरे दोस्त, गवर्नमेंट जॉब में बहुत 1-2 साल बहुत धड़ल्ले से पढ़ाई करेंगे आंखें फोड़ फोड़ के एक बंद कमरे में, और उसके बाद ऐशो आराम की जिंदगी रहेंगी। एक क्वार्टर मिलेगा और एक क्या बोलते हैं गवर्नमेंट का सरकारी नौकर बन के रहेगा, मतलब सरकारी जवाई बोलते हैं ना, तो वैसा बन के रहेगा। तो ये जॉब वैसी नहीं है। आपका माइंडसेट होगा ना गवर्नमेंट जॉब का, तो भाई इस वीडियो को मत देखो, आप चले जाओ कोई एंटरटेनमेंट वीडियो देख लो।
राइट। तो चलो यार सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज डेटा साइंटिस्ट, उसके बाद हम जानेंगे कि भाई डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए हमें क्या क्या स्किल्स चाहिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं डेटा साइंटिस्ट इज द फील्ड ऑफ स्टडी दैट कंबाइन मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक, programming skills, data analysis, domain expertise, and machine learning to extract meaningful information from structural and unstructured data to solve business and real world problem। तो एट द एंड में हमें क्या करना है भाई, हमें बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, हमें रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। उसके लिए हमें जो भी काम करना पड़ेगा वो हम काम करेंगे यूजिंग डेटा। ध्यान रखना है, डेटा साइंटिस्ट को इंपॉर्टेंट चीज है डेटा। उसके पास डेटा नहीं है तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, तो उसके पास डेटा है तो कुछ भी उखाड़ पाएगा सिंपल लैंग्वेज में। तो डेटा साइंटिस्ट को डेटा चाहिए टू सॉल्व बिजनेस प्रॉब्लम, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, और उसके लिए अलग अलग फील्ड का अलग अलग टेक्नोलॉजी का वो इस्तेमाल करेंगे, लाइक मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक, प्रोग्रामिंग स्किल, डेटा एनालिसिस, डोमेन एक्सपर्टाइज भी होना चाहिए। एग्जांपल मेडिकल फील्ड का डेटा उसके पास है, मेडिकल फील्ड का प्रॉब्लम सॉल्व करना है, पेशेंट को कैंसर है कि नहीं है ये उसको फाइंड करना है, तो भाई उसको डोमेन एक्सपर्टीज भी होना चाहिए, उसको मेडिकल का नॉलेज लेना पड़ेगा। यूजिंग मशीन लर्निंग एल्गोरिथम से आप ये काम कर सकते हो, राइट। तो ये होता है डेटा साइंटिस्ट। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा, नहीं आ चुका है तो भाई इसके ऊपर मैंने स्पेशल वीडियो बनाया है, आप इंडियन एआई प्रोडक्शन का नाम डाल के सर्च कर सकते हो व्हाट इज डेटा साइंटिस्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपने हर बार सुना होगा भाई एआई एआई एआई, इधर भी जाओगे आप उधर भी जाओगे, या आपके मोबाइल के पीछे भी आप जाओगे वहां पर आपके मोबाइल के पीछे लिखा होगा एआई सुपर कैमरा, एआई कैमरा, एआई सेल्फी। तो इस तरीके से वर्ड से आप रूबरू होंगे। तो चलो यार ये एआई का मतलब क्या होता है इसके बारे में भी हम दोस्तों थोड़ा दिल खोल के जानते हैं। तो व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई का मतलब सिर्फ ये नहीं होता भाई, राइट साइड में आप देख रहे होंगे नंगे पुंगे हमारे रोबोट, तो सिर्फ रोबोट बनाना वही अर्थ नहीं होता है, वही उसका मीनिंग नहीं होता। तो चलो हम जानते हैं व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ फील्ड ऑफ स्टडी of computer science which aim to make a system able to work like human intelligence without being explicitly programmed। इसका मतलब ये होता है कि भाई हमें ऐसी सिस्टम बनानी है, अब ये सिस्टम सॉफ्टवेयर भी हो सकता है या हार्डवेयर बेस्ड रोबोट भी हो सकता है। रोबोट का मतलब ये नहीं होता कि उसको हाथ है पैर है इंसान की तरह दिखता है और इंसान की तरह काम करता है। भाई रोबोट का मतलब क्या होता है कि ऐसी रोबोटिक सिस्टम, वो सिस्टम जो इंसान की तरह ब्रेन का इस्तेमाल करके वो इंसान की तरह काम कर सके, लाइक एक सेल्फ ड्राइविंग कार वो भी इंसान की तरह ड्राइव करती है, उसको भी हम रोबोट बोल सकते हैं। एक ड्रोन है वो ऑटोमेटिक एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे जाता है, वो प्रोडक्ट डिलीवर करता है, तो उसको भी आप रोबोट बोल सकते हो, राइट। ऐसी टेक्नोलॉजी हम बनाते हैं तो वो बोलेंगे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एग्जाम्पल। तो आपको सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहूंगा कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये जो फील्ड है ये कंप्यूटर साइंस की फील्ड है, राइट। और उसका मेन उद्देश्य यही है कि भाई हम ऐसी सिस्टम बनाएंगे, हम ऐसा रोबोट बनाएंगे जो इंसान की तरह सोच के काम कर सके, ऐसा हमें फील हो कि भाई हाँ ये जो काम हो रहा है वो एक इंसान कर रहा है। ऐसी हम सिस्टम बनाएंगे और उसके लिए हम एक हार्ड कोड प्रोग्राम नहीं करेंगे कि हर एक चीज हमें करनी है, तो उसके लिए हम प्रोग्राम करेंगे कि भाई हमें लेफ्ट जाना है तो लेफ्ट के लिए एक लाइन लिखा, राइट जाना है तो राइट के लिए हम प्रोग्रामिंग करेंगे, हर एक कंडीशन को मेंशन नहीं करेंगे थ्रू प्रोग्रामिंग। ऐसे हम सिस्टम बनाएंगे और डेटा का इस्तेमाल करके वो खुद लर्न करेंगी, जब वो एनवायरमेंट में जाएंगे तो वो खुद सिचुएशन को हैंडल करेंगी। उसके लिए उसको ए टू जेड हर एक कंडीशन के लिए हमें प्रोग्राम की जरूरत नहीं है, वो डेटा का इस्तेमाल करके वो एनवायरमेंट को देख के समझ के वो एक्शन परफॉर्म करेंगे लाइक ह्यूमन। जब आपके सामने कुछ अलग इंसिडेंट होता है तो क्या उसके लिए प्रोग्रामिंग की जाती है? नहीं, आपके पास जो भी डेटा सेट है, आपका जो भी ब्रेन डिजाइन हो चुका है उसके हिसाब से उस सिचुएशन को आप हैंडल कर लेती है, राइट। तो इस तरीके से हम सिस्टम बनाएंगे और उस सिस्टम को बोलेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो चलो यार अभी हम आगे चलते हैं और हम जानते हैं व्हाट इज मशीन लर्निंग। इस वर्ड से आपको समझ में आता है कि भाई हमें कुछ लर्न करना है। किसको लर्न करना है? बिल्कुल यार मशीन को लर्न करना है। अभी आप सही समझे, नाम से आपको समझ में आता है व्हाट इज मशीन लर्निंग, कि भाई हम मशीन को सिखाएंगे। क्या सिखाएंगे? जो भी आपको काम करके लेना है। जैसे कि आपके बच्चे को आपको बोलना है बेटा मेरे को एक गिलास पानी लेके आ, तो उसको आप बोलते हैं ना भाई बेटा थोड़ा अंदर जा, वहां से मटका होगा, मटके के ऊपर प्लेट होंगी, उसको निकाल, उसमें क्या कर
एक ग्लास ले वहां से और उस ग्लास को मड़के के अंदर डाल और जो भी आए उसको लेके आ मेरे सामने। ऐसी कुछ आप ट्रेनिंग देते हो। उसको आपको कबड्डी खिलाना है, उसको क्रिकेट खिलाना है, तो आप क्या पर्टिकुलर कोच के पास जाते हो, जिस कोच को उस पर्टिकुलर डोमेन का नॉलेज रहता है, और उसके बाद वो कोच उसको सिखाता है। राइट। सेम वही एक्सपीरियंस का आपको इस्तेमाल करना है और उसके बाद आपको मशीन को सिखाना है, एज सिंपल। राइट। मशीन को बोलना कि भाई ये मेरे दोस्त को पहचान ले, दोस्त को पहचानने के बाद एक थप्पड़ मार ले, वो भी आप मशीन को सिखा सकते हो। हाँ यार, वो भी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है, इजीली आप कर सकते हो। आप मशीन को ये भी सिखा सकते हो कि भाई देख, ये मेरी दोस्त है, ये मेरा दोस्त है, जैसे इस गली से गुजरेगा तो यार उसके ऊपर फूलों की बारिश कर दे। बिल्कुल आपकी सिस्टम ये करेंगी दोस्तों। उसको किस तरीके से करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा, उसके लिए क्या सीखना है वो भी बताऊंगा। तो ऐसे इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन भी आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करके बना सकते हो। तो चलो यार कुछ टेक्निकल एग्जांपल देखते हैं, टेक्निकल उसकी डेफिनेशन देखते हैं। व्हाट इज मशीन लर्निंग? तो यहां पर आपको बताना चाहूंगा, मशीन लर्निंग इज द सब फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस that gives the computers the ability to learn without being explicitly programmed using data। जी हाँ दोस्तों, आपको मशीन को एक्स वाई जेड काम करने को बोलना है, उसको सिखाना है, तो सबसे पहले उस काम को करने का डेटा आपके साथ होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए। उसके बाद उस डेटा का इस्तेमाल करके आप मशीन को ट्रेन करोगे। राइट। उसको ऐसी एबिलिटी दोगे कि उस डेटा से वो लर्न कर पाएगा विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम। और एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम का मतलब क्या होता है, मैंने पिछले स्लाइड में भी आपको बता दिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एग्जांपल आपको बताना चाहूंगा कि जैसे भाई आपको बोलना है, जैसे आपके गर्लफ्रेंड का जो मूड है वो सैड हो जाए, तो उस वक्त आपको ऐसा एप्लीकेशन बनाना है कि वो एप्लीकेशन आपके गर्लफ्रेंड को अच्छे रोमांटिक सॉन्ग या ऐसे कुछ चुटकुले उसको बताए, कि ताकि उसका जो चेहरा है ना एक फूलों की तरह खिल जाए। ऐसे आपको सिस्टम बनानी है या ऐसा एप्लीकेशन बनाना है। राइट। तो वो क्या करूंगी, उसके लिए आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि भाई आपके गर्लफ्रेंड का जो मूड है ना, वो मूड कौन सा है। वो उसका एंग्री मूड है, उसका क्या है, सॉफ्टी मूड, सॉफ्टी मूड नहीं रहता है वो तो अलग ही है। हाँ, उसका क्या है, उसका रोमांटिक मूड है, उसका एंग्री है, जो भी मूड है वो सबसे पहले उस मूड को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और जब उसका एंग्री मूड है या वो नर्वस है या वो डिमोटेड है, तो उस वक्त उस फूल को खिलाना है। मतलब आपके गर्लफ्रेंड का जो फेस है ना उसको हंसी में कन्वर्ट करना है, या उसको खिलाना है, तो उसको कौन से गाने सुनाने, कौन से चुटकुले सुनाने, तो वो भी आप मशीन को सिखा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, ऐसी भी आप मशीन बना सकते हो। तो उसके लिए आपको आपके गर्लफ्रेंड के फोटो चाहिए, हजारों फोटो चाहिए, एंग्री मोड के उसके फोटो चाहिए, रोमांटिक मोड के आपको फोटो कलेक्ट करने पड़ेंगे। आपको ऐसे ढेर सारे उसके कलेक्ट करने पड़ेंगे। फेस का फोटो करना है, बाकी फोटो नहीं कलेक्ट करना है। राइट। तो वो फोटो लेने के बाद आपको मशीन को ट्रेन करना है, मशीन ट्रेन हो जाएंगे और उसके बाद आपको क्या करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो इस तरीके से आप एप्लीकेशन बना सकते हो। मैंने आपको एक इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन बनाया है। तो चलो यार, तो आपको कोई गर्लफ्रेंड नहीं मिल रही होंगी या आपको गर्लफ्रेंड को इंप्रेस करना है, तो चलो यार इस फील्ड में आ जाओ। आप अच्छी खासी एप्लीकेशन बना दोगे और उसको इंप्रेस कर दोगे, उसके बाद आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। चलो आगे बढ़ते और हम देखते व्हाट इज डीप लर्निंग। हाँ मुझे पता है मेरे भाई, ये वीडियो बहुत लंबा चलने वाला है। आप बोलोगे भाई मुद्दे पे आ, तुम बोलोगे मेरे भाई मुद्दे पे आ, मुझे डेटा साइंटिस्ट बनना है, मुझे उसकी डेफिनेशन मत बता। तो मेरे दोस्त, आपको इतनी जल्दबाजी हो रही होगी ना, तो आगे वीडियो को स्किप कर लो यार, आगे बढ़ जाओ, आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको बेसिक ही नहीं पता है, तो आगे चल के आप क्या खाक उखाड़ने वाले हो। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, बेसिक समझो पहले, बेसिक। कंपनी बेसिक पूछती है, आपको एडवांस नहीं पूछती। सबसे पहले आपको बेसिक ही नहीं आता है तो एडवांस लेके क्या करूंगी। राइट। तो सबसे पहले बेसिक समझो। तो चलो यार हम देखते हैं व्हाट इज डीप लर्निंग। डीप लर्निंग इज द सब फील्ड ऑफ मशीन लर्निंग। क्या है ये? मशीन लर्निंग की सब फील्ड है। मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सब फील्ड है। तो यहां पर आपको बताना चाहूंगा, डीप लर्निंग इज अ मैथमेटिकल फ्रेमवर्क फॉर लर्निंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अब यहां पर आ चुका है भाई मैथमेटिकल कीवर्ड। जी हाँ दोस्तों, आपने कभी ना कभी तो सुना होगा मेरे दोस्त, तुमको डेटा साइंटिस्ट बनना है तो मैथमेटिक्स तो आना ही पड़ेगा। मैथ आता है तो बल्ले बल्ले, नहीं तो हो जा टली। तो ऐसी सिचुएशन आ जाती है। तो आपको डीप लर्निंग का मतलब यही होता है कि भाई मैथमेटिकल फ्रेमवर्क, मतलब मैथमेटिकल फॉर्मूला, मैथमेटिकल मॉडल का इस्तेमाल करके आप डेटा से इंसाइट निकालते हो और उसके बाद आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो। तो डीप लर्निंग में हम क्या करते हैं, डीप लर्निंग वी यूज आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क टू सॉल्व प्रॉब्लम। जी हाँ दोस्तों, जैसे आपके ब्रेन में न्यूरॉन्स रहते हैं, मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स रहते हैं, उसके बाद जो भी आपके दिमाग को जो भी डेटा मिलता है, जैसे कि आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको टच किया, क्या किया, टच किया, तो वो टच
कौन से मूड से किया है वो भी आपका दिमाग पता करता है कि भाई आज हमारा मूड क्या है, मतलब हमारे दोस्त का मूड क्या है। तो वो टच के लिए क्या होता है, जैसे टच करते तो आपके चमड़ी से, मतलब आपके स्किन से, आपके न्यूरॉन से फटाफट डेटा आपके ब्रेन में चला जाता है, न्यूरल सिस्टम से। और उसके बाद आपके ब्रेन में मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स रहते हैं, वो टच में जो भी डेटा मिला है, किस टाइप का टच है वो अंडरस्टैंड करता है, और उसके बाद कौन सी एक्शन परफॉर्म करनी है, तो उसके बाद आपका ब्रेन सिग्नल देता है आपके हर एक बॉडी पार्ट को। और उसके बाद कौन सा पार्ट को एक्टिव करना है वो आपका ब्रेन आपको बोलता है। राइट, कब? जब उसको सिग्नल मिलता है, डेटा मिलता है, तो वो डेटा जो प्रोसेस होती है, जो एक्शन परफॉर्म करनी पड़ती है, वो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क हैंडल करता है। राइट, तो वही एक्शन आप दोस्तों डीप लर्निंग का इस्तेमाल करके कर सकते हो। तो यहाँ पर कौन से हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं? क्लासिफिकेशन। राइट, आपके गर्लफ्रेंड का मूड क्या है, एंग्री है या रोमांटिक है, वो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो डीप लर्निंग का इस्तेमाल करके। रिग्रेशन, अब रिग्रेशन आपको अभी एक गर्लफ्रेंड के साथ कौन सा एग्जांपल दूं, चलो यार अभी मैं पूछता हूँ। हाँ, आपको प्रेडिक्ट करना है कि आपके गर्लफ्रेंड का साइज नहीं, हाँ, आपके गर्लफ्रेंड का वेट कितना है, ये आपको देखना है। तो भाई यहाँ पर आपका वेट मतलब एक एक्चुअल वैल्यू मिल रही ना, तो वो आपको प्रेडिक्ट करना है। तो ये भी प्रॉब्लम आप डीप लर्निंग का इस्तेमाल करके देख सकते हो। बस आपको उसको, आपके गर्लफ्रेंड को नापना नहीं है, आपको जस्ट उसका फोटो देना है सिस्टम को, और सिस्टम बोलेंगे कि भाई इसका वेट क्या है, जो भी बॉडी पार्ट का साइज भी आपको देखना है ना, तो डीप लर्निंग सिस्टम काम कर लेंगे। यहाँ पर भाई अभी मैं गर्लफ्रेंड बोल रहा, बॉयफ्रेंड पकड़ लो यार, ज्यादा वीडियो लड़के देखते हैं, तो इसलिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आपको नींद भी ना आए और आपको मजा भी आ जाए। किसी को बुरा लग रहा होगा तो यार मैं सॉरी बोलता हूँ, क्योंकि अंकल आंटी तो ये वीडियो देखते नहीं है। ऐसे एग्जाम्पल देता हूँ तो दोस्तों आपके दिमाग में स्टोर भी हो जाते हैं और आपको समझ में आता है, तो ऐसे देता हूँ। आपको ये एग्जाम्पल गलत लगते हो तो कमेंट बॉक्स में बताओ, आगे चल के मैं एग्जाम्पल नहीं दूंगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंप्यूटर विजन। जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर विजन मतलब क्या है? वही आपको आइडेंटिफाई करना है कि भाई आगे ऑब्जेक्ट क्या है, इमेज में ऑब्जेक्ट कौन सा है। राइट, जैसे हम आंखें हमारी देख के एक्शन परफॉर्म करते हैं, उसी तरीके की प्रॉब्लम हम डीप लर्निंग में कंप्यूटर विजन का इस्तेमाल करके सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो जो मैं आपको बात बोल रहा हूँ वो आपको समझ में आ रही है, तो उसी तरीके से सिस्टम इंसान की बात सुनेंगी और उसके बाद उस बात को सुनने के बाद एक्शन परफॉर्म करेंगे। तो वैसे काम आपको करना है, तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग आपको आनी पड़ेंगी। तो ये भी प्रॉब्लम हम डीप लर्निंग का इस्तेमाल करके सॉल्व करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ चुका है भाई डेटा साइंटिस्ट क्या होता है, मशीन लर्निंग इंजीनियर क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर क्या होता है, और डीप लर्निंग इंजीनियर क्या होता है। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। अभी हम जानते हैं वेन डायग्राम फॉर डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पर आप कुछ इंटरेस्टिंग बात देख रहे होंगे, आपको यहाँ पर 4 गोले दिख रहे होंगे, गोले गोले मन मेरा डोले। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गोला बहुत बड़ा है, उसके अंदर दूसरा छोटा गोला आता है, वो है मशीन लर्निंग का, उसके अंदर एक डीप लर्निंग का गोला आता है, और एक साइड में राइट साइड में एक दूसरा ही गोला है यार, वो तो डेटा साइंटिस्ट का गोला है। वो गोला क्यों अंदर गया है भाई मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर? कुछ समझ में आ रहा है? ये तीनों के बीच में चौथा कौन गया? आपने तो सुना होगा भाई ये दो के बीच में तीसरा कौन गया है, अब ये तीनों के बीच में चौथा कौन गया है? तो यहाँ पर आपको समझाना चाहूंगा, आपको बताना चाहूंगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये स्टडी फील्ड है, ये बहुत बड़ी फील्ड है। उसके अंदर आता है, ये सब फील्ड है मशीन लर्निंग, उसके अंदर आता है डीप लर्निंग, ये सब फील्ड ऑफ मशीन लर्निंग मैंने आपको डेफिनेशन में बताया है। राइट, तो ये जो तीनों फील्ड है ये एक दूसरे से डायरेक्ट रिलेटेड है, डायरेक्ट को रिलेटेड है। और इस फील्ड का इस्तेमाल करके हमारा मेन गोल यही होता है कि हम एक सिस्टम बनाएंगे या एक रोबोट बनाएंगे जो इंसान की तरह समझ के एक्शन को परफॉर्म करे। राइट, लेकिन डेटा साइंटिस्ट ये क्या है? ये भाई कुछ बाहर है, कुछ अंदर है। राइट, इसका मतलब क्या होता है? तो आपको बताना चाहूंगा, डेटा साइंटिस्ट का मेन एम क्या रहता है? उसका मेन एम ये रहता है कि भाई हमारे पास कुछ डेटा है, उस डेटा का इस्तेमाल करके हम बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। कौन से प्रॉब्लम को? ध्यान रखना है, बिजनेस प्रॉब्लम को। राइट, अब बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो क्या है भाई, हमारे पास डेटा है, हम डेटा एनालिसिस भी करेंगे। डेटा एनालिसिस और डेटा स्क्रैपिंग इट इज नॉट पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। राइट, तो हमें ये भी काम करना है, बट डेटा एनालाइज करने के बाद हमें कुछ मॉडल बिल्ड करने पड़ेंगे। राइट, प्रेडिक्शन के लिए लाइक इट्स बिहेव लाइक ह्यूमन ब्रेन, इट्स गिव द आउटपुट लाइक ह्यूमन ब्रेन। तो उसके लिए हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। राइट, तो इस तरीके से आपको समझ में आ चुका है भाई डेटा साइंटिस्ट एंड मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। राइट, तो ये फील्ड का कितना कितना पोर्शन किस किस में आता है। राइट, अब इसको मैं पूरे डिटेल में बताना नहीं चाहूंगा, आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता दो। अभी तक डेटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर यही समझाने के लिए भाई आधा घंटा तो चल चुका है, और उसके बाद अभी बहुत बंदे कम होंगे,
अब वो सोचना चाहेंगे कि भाई हमें इस फील्ड में जाना है कि नहीं जाना है। अब तक तो मैंने आपको सिलेबस ही नहीं बताया है। यहाँ तक 90% लोग तो वीडियो को छोड़ के चले गए होंगे कि भाई ये क्या बोल रहा है यार, कहाँ पर डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए क्या करना पड़ता है, इसने तो हमें बताया ही नहीं। मैं भी यही चाहता था कि भाई जिसको डेटा साइंटिस्ट बनना ही नहीं है तो वो ये वीडियो ना देखे, उनका टाइम वेस्ट ना करे। तो वो चले गए होंगे तो मैं भी हैप्पी हूँ, क्योंकि उन्होंने अपने ज़िंदगी का टाइम वेस्ट नहीं किया है। लेकिन मेरे दोस्त, जो तुम ये वीडियो देख रहे होंगे ना, आपको तो अभी खुश होना है, क्योंकि अभी कुछ चंद मिनटों के बाद आपको सिलेबस बताने वाला हो, और जो सिलेबस आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप विद इन अ फ्यू मंथ्स के अंदर बेस्ट डेटा साइंटिस्ट बनोगे विथ अच्छा खासा आपको पैकेज मिलेगा। मैं गारंटी देता हूँ, आपने उस स्ट्रैटेजी को फॉलो किया ना, तो आप 10 लाख का तो कम से कम आपको पैकेज मिल ही जाएगा। राइट? तो चलो यार, आपको सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या करनी है, आपको फर्स्ट स्टेप करनी है भाई, रिज्यूम बिल्ड करना है। हाँ भाई, आप डेटा साइंटिस्ट की स्टडी आपको आती है नहीं आती है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सबसे पहले रिज्यूम बिल्ड कर दो। रिज्यूम बिल्ड कैसा करना है, आपको ये दिमाग में आ रहा है भाई मैं रिज्यूम कैसे बिल्ड करूंगा डेटा साइंटिस्ट के लिए, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई कार्ड में लिंक मिल जाएंगे, हाउ टू बिल्ड अ बेस्ट रिज्यूमे फॉर डेटा साइंटिस्ट। तो वो आपको फॉलो करना है। हालांकि आपको क्या आता है नहीं आता है ये चिंता नहीं करना है, बस आपको डेटा साइंटिस्ट का रिज्यूमे बिल्ड करना है। आता है नहीं आता है, मुझे ये नहीं आता है, मुझे वो नहीं आता है, वो बोलना ही नहीं है, आपको कंसिडर करना है मुझे सब आता है, सब आता है। आपका ये माइंडसेट सेट करना है, मुझे डेटा साइंटिस्ट का सब कुछ आता है। राइट? सब कुछ आता है, ये माइंडसेट सेट करके आपको रिज्यूमे बिल्ड करना है। उसके बाद आपको naukri.com के ऊपर जाना है, वहां पर आपका अकाउंट बनाना है। इसके ऊपर किस तरीके से अकाउंट बनाते हैं, उसका प्रोफाइल किस तरीके से होना चाहिए, इसके ऊपर मैंने स्पेशल वीडियो बनाया है, हाउ टू सर्च जॉब ऑन naukri.com। तो ये आप वीडियो देख लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको लिंक्डइन प्रोफाइल भी आपको बनाना है, लिंक्डइन प्रोफाइल। आप बोलोगे भाई ये लिंक्डइन ये क्या है, जैसे आप फेसबुक इंस्टाग्राम चलाते हो ना, सोशल मीडिया ट्विटर, राइट? उसी तरीके से ये प्लेटफॉर्म है, लेकिन ये प्लेटफॉर्म अच्छे लोगों का है। राइट? यहाँ पे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने वाला प्लेटफॉर्म नहीं है, आलतू फालतू लोगों के लिए प्लेटफॉर्म नहीं है भाई। ये प्रोफेशनल लोगों के लिए, जो जॉब करते हैं उनके लिए प्लेटफॉर्म है। तो इसके ऊपर आपको अकाउंट बनाना है, और यहाँ पर भी आप जॉब सर्च करना स्टार्ट करना है। जॉब को किस तरीके से सर्च करते हैं लिंक्डइन के ऊपर, तो इसके ऊपर हमने स्पेशल वीडियो बनाया है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई कार्ड में तो लिंक मिल जाएंगे। राइट? तो ये आपको अभी से करना है, आपको आता है नहीं आता ये सोचना ही नहीं है, आपका माइंडसेट ये सोचना है हाँ भाई मुझे सब आता है, ये माइंडसेट लेके आपको सर्च करना है। नेक्स्ट, आपको गिट हब, जी हाँ दोस्तों, गिट हब आप गूगल में सर्च करो, बिल्ली का आपको कुछ लोगो मिल जाएगा। इसके ऊपर क्या होता है, जो भी आप प्रोजेक्ट बनाओगे ये प्रोजेक्ट आप अपलोड करोगे, क्योंकि मुझे आपको हायर करना है। तो भाई आप किस तरीके से कोडिंग करते हो, आपने कौन से प्रोजेक्ट किए हैं, ये तो मुझे सबसे पहले देखना पड़ेगा। तो आपके प्रोजेक्ट आप गिट हब इस वेबसाइट के ऊपर अपलोड करते हो, और कोई भी बंदा उस प्रोजेक्ट को डाउनलोड करके उनके सिस्टम में इजीली उसको एग्जीक्यूट कर सकता है। तो उसके लिए आपको गिटहब के ऊपर अकाउंट बनाना है। अब गिटहब के ऊपर किस तरीके से प्रोजेक्ट अपलोड करना है, इसके ऊपर आप स्पेशल वीडियो देख लो, या मेरे वीडियो आप देखते रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये काम सबसे पहले करने हैं, और इसको बोलते हैं प्रैक्टिस फॉर वॉर। जी हाँ दोस्तों, आपको युद्ध करना है, तो युद्ध करने के लिए आपको हर दिन तैयारी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि युद्ध करना है तो जिस दिन युद्ध करना है उसी दिन आप तलवार को धार मारेंगे, उसी दिन आप प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद आप मैदान में जाओगे तो आपके लग जाएंगे। इसलिए जिस दिन आपको युद्ध करना है उसके पहले कुछ महीने पहले ही आपको उस युद्ध की तैयारी करनी पड़ेगी। और आपका युद्ध क्या है, आपका युद्ध है डेटा साइंटिस्ट बनना। आपका मेन गोल क्या है, आपका विजय क्या है, आपका विन क्या है, आपको जॉब मिलना है एज अ डेटा साइंटिस्ट करके। तो उसके लिए आपके पास हथियार क्या है, आपका रिज्यूमे बिल्डिंग। उसके लिए आपका प्लेटफॉर्म क्या है, naukri.com। उसके लिए आपको दूसरा प्लेटफॉर्म क्या है, linkedin.com। उसके बाद आपका टैलेंट शो करने के लिए क्या है, गिट हब, वहां पर आप प्रोजेक्ट दिखाओगे। ये है प्लेटफॉर्म, इसका आप इस्तेमाल करो तो आपको बेस्ट जॉब मिलेंगी। मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ, ये प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल आज से आप स्टार्ट करोगे ना, तब बेस्ट इंजीनियर बनोगे, इंजीनियर नहीं बेस्ट डेटा साइंटिस्ट, और अच्छी खासी आपको जॉब में मिलेंगे। राइट? विथ अच्छे खासे पैकेज के साथ, आपको 2 3 4 5 लाख नहीं, 10 लाख का तो पैकेज आराम से मिल जाएगा। तो चलो यार, ये तो होगी हमारी पूर्व तैयारी, इसको बोलते हैं प्री रिक्विजिट। हमें डेटा साइंटिस्ट बनना है, उसका सिलेबस देखना है, तो ये है प्री रिक्विजिट। दोस्तों, अब तक अप्रोक्सीमेटली 40 या 35 मिनट हो चुके, और यहाँ तक आप अभी अवेलेबल हो, अभी भी आप वीडियो देख रहे हो, तो दोस्तों आप उन 5% लोगों में से हो, क्योंकि 95% लोग तो चले गए हैं, आप सिर्फ 5% लोगों में हो। और मुझे जानना है कि भाई हाँ 5% लोगों कौन है, उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है
आई एम स्टिल हियर, या बोल सकते हो आई एम वॉचिंग योर वीडियो स्टिल नाउ, क्योंकि मुझे इंस्पिरेशन मिलेंगी, हाँ भाई आप वीडियो देखते हो, राइट। दोस्तों अभी जो हमारा मेन सफर है उसको हम चालू करते हैं, क्योंकि अभी हमारा वार्म अप हो चुका है। क्या है, अभी हमारा वार्म अप हो चुका है। अब हम चालू करते हैं हमारी बेस्ट एक्सरसाइज। तो चलो मेरे दोस्त, अब हमारे डेटा साइंटिस्ट की जर्नी को स्टार्ट करते हैं। हाउ टू बिकम अ डेटा साइंटिस्ट, what is the syllabus, what is the best syllabus for data scientist, what is the roadmap for data scientist। तो चलो इस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। आपको डेटा साइंटिस्ट बनना है तो सबसे पहले आपको मैथ से रूबरू होना पड़ेगा। तो आपकी फर्स्ट स्टेप है मैथ्स। आपको मैथ्स आना चाहिए। आपको यहाँ पर मैथ में पीएचडी करने की कोई जरूरत नहीं है। आपने 12th साइंस किया होगा, आपने बीकॉम किया होगा, उसमें मैथ पढ़ा होगा। आपने बीए में मैथ रहता का मुझे भी पता नहीं है, बीकॉम में तो रहता है। अब आप सोचोगे भाई मेरे को ये बता दिया यार मैथ में क्या क्या पढ़ना है। तो आपको वेट नहीं करना है, आपको पढ़ना है सबसे पहले स्टैटिस्टिक। इसमें आपको नंबर्स के साथ किस तरीके से खेलना है ये बताया जाता है। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी। भाई कितना परसेंट चांस है कि हम जीतेंगे, कितना परसेंट चांस है कि हम हारेंगे, कितना परसेंट चांस है कि भाई आज बारिश आएंगे, कितना परसेंट चांस है कि भाई ये लड़की तो मेरे को पड़ जाएंगे। तो आप चांस पूछते हो ना कितना चांस है, तो उसके लिए आपको प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल करना आना चाहिए। प्रोबेबिलिटी आपको सीखनी चाहिए, राइट। नेक्स्ट है लीनियर अलजेब्रा। राइट। तो आपको मैट्रिक्स, आपको वेक्टर्स आना चाहिए, आपको डेरिवेटिव्स आना चाहिए, आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए। आपको इसमें मास्टरी नहीं करनी है, बस आपको आना चाहिए। नेक्स्ट है कैलकुलस, राइट। कैलकुलस आपको आना चाहिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया, आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए। तो ये आपको मैथ्स आना चाहिए। आपको बेसिक आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए काबिल हो, राइट। तो ये आपने 12th साइंस में तो पढ़ लिया होगा, आपने इसको चक लिया होगा। बस आप इनकी टेस्ट भूल चुके होंगे तो आप क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, राइट। तो चलो यार, आपको समझ में आ चुका है भाई आपको मैथमेटिक्स में क्या चाहिए। अब हम जानते हैं और डिटेल में, हमें डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स आना चाहिए। उसमें हम देखते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन मीडियन मोड वैल्यू। एकदम सिंपल है, आप इसको थोड़ा एक दो फॉर्मूले आप देख लो इनके, समझ जाओगे। नेक्स्ट है मेजर ऑफ स्प्रेड, रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, नॉर्मल डेविएशन, बायनॉमियल डेविएशन, बेल कर्व, इसको आपको दिखना पड़ेगा। वेरिएबल, इंटरक्वार्टाइल रेंज, इसको आपको देखना पड़ेगा। मेजर ऑफ शेप, स्क्यूनेस एंड कोटोसिस, ये आपको ग्राफ देख के आपको समझ में आता है कि भाई ये हमारा डेटा स्क्यूनेस है, लेफ्ट स्क्यू है, राइट स्क्यू है, तो ये आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट है स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस, ड्राइंग इन्फ्रेंस अबाउट पॉपुलेशन फ्रॉम सैंपल, ये आपको आना चाहिए। नेक्स्ट आपको आना चाहिए पैरामीटर एस्टिमेशन, पॉइंट एस्टिमेशन एंड कॉन्फिडेंस इंटरवल। नेक्स्ट आपको आना चाहिए हाइपोथेसिस टेस्टिंग, वन सैंपल हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जैसे कि जेड टेस्ट है, ची स्क्वायर टेस्ट है, टीज टेस्ट है एंड एफ टेस्ट है, एन वैल्यू है, ये आपको आना चाहिए। नेक्स्ट है डिफरेंशियल स्टैटिस्टिक, इसमें आपको आना चाहिए टू सैंपल हाइपोथेसिस टेस्टिंग, अनोवा टेस्ट, मैनोवा टेस्ट, एनकोवा टेस्ट एंड मैनकोवा टेस्ट। नेक्स्ट आपको आना चाहिए एसोसिएटिव स्टैटिस्टिक में, आपको आना चाहिए फाइंडिंग रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, को रिलेशन, पियर्सन स्पेयरमैन एंड केंडल कोरिलेशन। तो आपको दो वेरिएबल के साथ, तीन वेरिएबल्स के साथ, मल्टी वेरिएबल के साथ रिलेशन, क्या रिलेशन है ये आपको जानना पड़ेगा, राइट। तभी आपको आगे चल के समझ में आएगा कि भाई मुझे कौन सा वेरिएबल यूज करना है टारगेट को अचीव करने के लिए, राइट। तो ये आपको आना पड़ेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको मैथमेटिक्स में आनी चाहिए, ये आपको नहीं आती तो कोई बात नहीं, आप इसको ब्रशअप कर सकते हो। नेक्स्ट हम जानते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम समझ में नहीं आएंगी तो आप क्या करोगे, राइट। सबसे पहले जब आप सोचते हो कि भाई मुझे इंडिया से अमेरिका जाना है, तो आप ये सोचते हो ना कि भाई कौन सी कंपनी हमें लेके जाएंगी इंडिया से अमेरिका, कौन सी बेस्ट एरोप्लेन एजेंसी है, कौन सा पायलट है जो हमें लेके जाएगा इंडिया से अमेरिका सेफली। ये चीज आपको सबसे पहले मैटर करती है। आपको ये चीज मैटर नहीं करती कि उसके अंदर कौन सी चेयर है, उसके अंदर कौन सा पेट्रोल डाला है, ये आपको मैटर नहीं करता है। आपको मैटर करता है कौन सी कंपनी आपको लेके जाएंगी, राइट। तो उसी तरीके से जब आप प्रोजेक्ट बनाओगे तो प्रोजेक्ट के लिए आपके पास लैपटॉप रहेंगे, और लैपटॉप में आपके पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम तो बिल्कुल रहेंगे। उस वक्त आपको समझना है कि भाई हमें कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करना है डेटा साइंटिस्ट के लिए। तो यहाँ पर आपको लिनक्स भी आना चाहिए, आपको उबुंटू, ये फ्लेवर है लिनक्स का एक वर्जन आप समझ लो, ये भी आपको आना चाहिए। आपको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम भी आने चाहिए, ऐसा नहीं सिर्फ आपको विंडोज आता है,
अब आप थोड़े नए बंदे होंगे तो भाई बोलूंगी यार पेंगुइन क्या कर रहा है यहाँ पर। हाँ भाई, ये पेंगुइन के साथ आपको खेलना पड़ेगा, आपको लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आनी पड़ेंगे। आपने तो सुना होगा भाई ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम तो हैकिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। हम यहाँ पे हैकिंग वैकिंग कुछ कर रहे हैं क्या? तो मेरे दोस्त, हम तो यहाँ पर हैकिंग हो रही है कि नहीं हो रही ये भी हम जानते हैं, कि भाई कोई एक्शन परफॉर्म हो रही है तो क्या यहाँ पर हैकर कोई अपना खेल खेल रहा है कि नहीं खेल रहा है ये भी हम जानते हैं। तो भाई आपको तो लिनक्स आने ही पड़ेंगे। बेसिकली क्या होता है कि हम जो भी मॉडल डिप्लॉय करते हैं वो हम लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ही डिप्लॉय करते हैं, क्योंकि भाई ये जो प्लेटफॉर्म रहता है ये पहले तो फ्री प्लेटफॉर्म है, हमें पैसे पे करने की जरूरत नहीं है, और इट इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर मॉडल डेवलपमेंट। तो इसीलिए हम लिनक्स का इस्तेमाल करते हैं, रेयर केस में हम विंडोज सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको सब आना चाहिए। तो चलो यार, अभी हमारे पास मैथ भी आ चुका है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी हमने सीख लिया है। ऐसा नहीं आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में सर्टिफिकेशन करना है, नहीं भाई, बेसिक्स कमांड आपको आती है, बल्ले बल्ले, आपको कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो चलो यार, अभी हम आगे चलते हैं, और आगे चलने से पहले आपके दिमाग में तो ये तो सवाल आ रहा होगा, भाई यार तू ज्यादा बकबक कर रहा है, हमें ये बता भाई कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें सीखनी पड़ेगी। हमने तो सुना था यार भाई पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो बहुत अच्छी है डेटा साइंटिस्ट के लिए। तो भाई इस टॉपिक के ऊपर कब आएगा? तो मेरे भाई तेरे सब्र का इंतजार हो चुका है। अब हम जानेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर डेटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर। तो इस फील्ड में आपको आना है तो आपको सी आती है, अच्छी बात है, सी प्लस प्लस आता है, बहुत अच्छा बात है, आपको जावा आती है, बल्ले बल्ले, पाइथन प्रोग्रामिंग आते हैं तो भाई जोर से नाचो, बल्ले बल्ले। आर आती है, थोड़ा अच्छा है, लिप से चलेगा। प्रोलॉन्ग है, हाँ तो भाई ये प्रोलॉन्ग क्या है, ये आपके दिमाग में सवाल आएगा। हास्कल क्या है भाई, ये तो मेरे को भी नहीं पता है। जावास्क्रिप्ट, ये जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल होता है डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए, मैंने तो सुना था वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए अच्छी है। तो आपके दिमाग में ऐसे सवाल आएंगे, तो आपको बताना चाहूंगा ये सारी लैंग्वेज का इस्तेमाल करके आप डेटा साइंटिस्ट की प्रॉब्लम, मतलब डेटा साइंटिस्ट फील्ड में आप जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकते हो। बट जब एक से ज्यादा कोई चीजें आती है तो आपके दिमाग में तो आपके नहीं, सबके दिमाग में आता है भाई बेस्ट क्या है, मार्केट में बेस्ट क्या है, ये मेरे को बता। जब आप शर्ट लेने जाते हो, जब आप पैंट लेने जाते हो, भाई बहुत सारे तो दुकान है, भाई ये बेस्ट शॉप मुझे बता दे, जहां पर मैं जाऊंगा ना तो एकदम जबरदस्त, अच्छा कम प्राइस में हमें अच्छा माल मिलेगा, कम प्राइस में अच्छा माल मिलेगा। तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छा माल चाहिए, तो चलो यार हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हम जानते हैं बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो आपको बताना चाहूंगा भाई पाइथन इज द बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसके बाद हम बात करेंगे आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। तो आप बोलोगे भाई ये पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमको तो पहले ही पता था, तो अभी तो इतना क्यों हमें मतलब ज्यादा हाइप हाइप देके ये बता रहा है। तो मेरे दोस्त, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों सीखना है, सबसे पहले इसका रीजन देखो। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब ये होता है कि इसका इस्तेमाल करके हम कुछ भी उखाड़ सकते हैं, हाँ कुछ भी काम कर सकते हैं, जो चाहिए वो कर सकते हैं। मतलब जैसे भाई गर्लफ्रेंड है तो उसको कुछ लिमिटेशन है, आपकी बीवी है तो कुछ लिमिटेशन रहती है क्या? वो खाना भी बनाती है, सब काम करती है। उसी तरीके से पाइथन प्रोग्रामिंग है, बाकी की प्रोग्रामिंग गर्लफ्रेंड की तरह है, पाइथन प्रोग्रामिंग भाई आपकी बीबी की तरह है, सब कुछ मिलेगा, मतलब सब काम हो जाएगा। आप उसका इस्तेमाल करके गेम डिजाइन कर सकते हो, आप उसका इस्तेमाल करके वेबसाइट के बैकएंड को आप हैंडल कर सकते हो, आप इसका इस्तेमाल करके नेटवर्क में आप जा सकते हो, आप इसका इस्तेमाल करके हैकिंग कर सकते हो, आप इसका इस्तेमाल करके क्रैकिंग कर सकते हो, आप इसका इस्तेमाल करके सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कर सकते हो, आप इसका इस्तेमाल करके, आप भाई बोलूंगे भाई टॉपिक पे आ जा, हाँ भाई इसका इस्तेमाल करके हम डेटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर, इस फील्ड में जो भी प्रॉब्लम है इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, एज सिंपल। तो इसीलिए भाई पाइथन प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल किया जाता है। और क्यों? बहुत सस्ती लैंग्वेज है। सस्ती मतलब क्या होता है? बहुत ब्यूटीफुल लैंग्वेज है। आप बोलेंगे ब्यूटीफुल का मतलब क्या होता है? बहुत बहुत जबरदस्त लैंग्वेज है, इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको मजा आएगा। आप बोलेंगे भाई इसका मतलब क्या होता है? तो भाई इसका मतलब ये है कि भाई कोई भी आपको काम करना है, बस कुछ लाइनें लिखनी है, कुछ लाइनें, मतलब थोड़ा सा एक दो लाइन लिख लो, आपका बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। एकदम सिंपल सिंटैक्स है, इजी टू लर्न है, आपके दिमाग में एक बार उसका सिंटैक्स फिट हो गया, आप तो फिट क्या, फिट होने से पहले जब आप वो प्रोग्रामिंग का जो सिंटैक्स देखोगे भाई बोलेंगे ये तो मेरे को पहले ही पता था, ये क्या कोडिंग है? हाँ भाई ये कोडिंग ही रहती है, एकदम सिंपल है। कोई टेक्स्ट को जैसे कि एडिशन ऑफ टू नंबर करना है,
तो आपने सी देखा होगा तो भाई कितने लाइन मतलब कितना मेकअप करना पड़ता है, बहुत मेकअप करना पड़ता है। ये भाई पाइथन लैंग्वेज पहले ही मेकअप करके रेडी है पीछे से, उसको कुछ नहीं करना पड़ता है, बस a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 3 एंड प्रिंट a प्लस b, आपको एडिशन ऑफ 2 नंबर मिल जाएगा। एज सिंपल, 3 लाइन का भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है। a कॉमा b इक्वल्स टू 2 कॉमा 3, नीचे लिख दो प्रिंट a प्लस b, एज सिंपल हो गया एडिशन ऑफ 2 नंबर 2 लाइन के अंदर। अब एक लाइन बता दूं, प्रिंट प्रिंट 2 प्लस 3, हो गया, आपको एक लाइन के अंदर आपका काम हो चुका है। तो इस तरीके से आप कम लाइन में बहुत बड़ा धमाका कर सकते हो, इसीलिए लोग बोलते हैं भाई पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट है रिच लाइब्रेरी। अब भाई बोलेंगे ये रिच लाइब्रेरी का मतलब क्या होता है, आपको तो पता है भाई, जो बड़ा रिच रहता है ना, जो बंदा रिच रहता है तो उसके पीछे बोलते हैं ना बहुत सारे कुत्ते चले आते हैं अपने आप, राइट। आप उसमें से तो नहीं हो भाई, मतलब रिच आदमी से बोल रहा हूँ, उसके वो आगे का सेंटेंस बोला था वो नहीं। तो रिच का मतलब क्या होता है, इसके बाद कुछ भी काम करना है, कुछ भी काम करना है आपको, बस एक लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लो, उसका XYZ फंक्शन रहता है, वो काम संभाल लेता है, आपको ज्यादा चीज ही नहीं करनी पड़ती है। जैसे कि मान लो, क्या मानना है आपको, जैसे कि आपको मीन वैल्यू निकालनी है, आपके पास एक फीचर है, इस फीचर में एक लिस्ट है, लिस्ट में पकड़ लो 1 मिलियन ऑफ रिकॉर्ड्स है, उस 1 मिलियन ऑफ रिकॉर्ड का आपको मीन वैल्यू निकालने है। तो उसके बाद एक सिंपल फंक्शन है, सिंपल मीन फंक्शन का इस्तेमाल करो, वो मीन फंक्शन आपको मीन वैल्यू निकाल के दे देगा। बाकी के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको बहुत ढेर सारा मेकअप करना पड़ेगा, हमारे यहाँ पर पहले ही सुंदरता है क्योंकि लाइब्रेरी है हमारे पास, उसका इस्तेमाल करके हम कम से कम लाइन में हम बड़ा धमाका कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेस्ट फीचर, बहुत ढेर सारे इसके पास फीचर है, अभी उस फीचर की गिनती करूंगा उसको बताऊंगा तो भाई बहुत लंबा ये वीडियो चलेगा। तो ऐसे खूब ख्वाबी है इसमें, खूब बहुत अच्छे खासे पॉइंट्स है जिसका इस्तेमाल करके हम पाइथन प्रोग्रामिंग को बेस्ट प्रोग्रामिंग करते हैं, क्योंकि इसका इस्तेमाल करके हम डिप्लॉयमेंट भी आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट है भाई आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मैं तो बोलूंगा आपको आर सीखना ही नहीं है, क्योंकि आर सीखने के बाद कुछ मजा ही नहीं आएगा, आपको पाइथन ही देख लो। बट चलो यार, सेकंड नंबर पे तो कोई ना कोई लैंग्वेज आती है, कोई ना कोई चीज आती है, तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। आपको आर का इस्तेमाल करके, आप स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामिंग है बेसिकली ये, तो डेटा से आपको कुछ इनसाइट फाइंड करना है तो आपको आर अच्छा है, डेटा एनालिसिस के लिए आर अच्छा है। स्पेसिफिकली इसका यूज होता है मशीन लर्निंग के लिए, डीप लर्निंग के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, थोड़ा दिक्कत आता है, अभी बहुत सारा इसके ऊपर काम चल रहा है, तो इन फ्यूचर में आपको अच्छे खासे पैकेज मिल जाएंगे जो हम डीप लर्निंग की प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं आर प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करके। और आर प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल बेसिकली डेटा साइंस में डेटा एनालिसिस का इस्तेमाल करने के लिए ज़्यादा काम होता है, उसको विजुअलाइज करना है तो आर प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल होता है। डिप्लॉयमेंट की बात आती है तो थोड़ा डिप्लॉयमेंट के वक्त थोड़ा इसका प्रॉब्लम आता है यार, ये थोड़ा हमें अच्छा खासा सपोर्ट नहीं मिलता है, तो आपको ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप आंख बंद करो, आप मुंह बंद करो, जो भी बंद करना है वो बंद करो, लेकिन पाइथन प्रोग्रामिंग को सीखो, आर को साइड में रख दो, राइट। अब उसके बाद मुझे नहीं पूछने कि भाई बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर डेटा साइंटिस्ट, भाई आपको मैंने बता दिया, पाइथन को पकड़ो और आगे बढ़ो, राइट। तो चलो यार, हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी लिया है, मैथ भी लिया है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी ले लिया है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी हमें मिल चुकी है, भाई कौन सी चाहिए। अब हमें आगे का कदम क्या रखना है। भाई वीडियो तो बहुत लंबा हो चुका है, मेरा गला सूख चुका है यार। तो चलो यार भाई, देखो मेरे को प्यास भी लगी है, बट मैं पानी नहीं पीऊंगा, ये वीडियो को मुझे कंप्लीट करना है। मुझे पता है भाई, अभी 97% लोग चले गए होंगे, 2% लोग होंगे, तो सोचो यार, आप 2% लोगों में बैठे हो। तो चलो यार, अभी मैं इस वीडियो को अभी फास्ट फॉरवर्ड करने वाला हूँ, फट 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 फट, क्योंकि आगे को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तो आपके दिमाग में घुसेगा नहीं। बस आपको सिलेबस दूंगा और उसको आप नोट डाउन करो, और चिंता करने की जरूरत नहीं यार, आपको मैं PDF भी दे दूंगा। आप 2% लोगों में से हो तो आपके लिए तो कुछ बनता है यार, राइट। आप यहाँ तक आ चुके हो तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक, टेलीग्राम की लिंक मिलेंगी, उस टेलीग्राम के लिंक को ज्वाइन करना है, और वहां पर आपको आस्क करना है, मतलब पूछना है, प्लीज गिव मी द PDF फाइल फॉर डेटा साइंस सिलेबस, राइट। तो आपको मैं PDF फाइल दे दूंगा यार, मेरा हक बनता है आप यहाँ तक पहुंचो तो, राइट। तो चलो यार, हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं डेटाबेस। जी हाँ दोस्तों, अब डेटा साइंटिस्ट के बारे में हम बात करते तो डेटा आता है। अब डेटा को कहीं ना कहीं जगह पे स्टोर करना पड़ेगा, राइट, या कहीं से हमें एक्सेस करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको SQL लैंग्वेज आनी चाहिए, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। उसके बाद है MongoDB, ये भी आपको आना चाहिए, दोनों में से कोई भी आपको आता है तो अच्छी बात है। आपको दोनों में से एक ही सीखना है तो मैं आपको बोलूंगा भाई SQL सीख लो, क्वेरी लैंग्वेज बहुत सिंपल लैंग्वेज है, ज्यादा आपको डीप में जाना नहीं है, बेसिक सीख लो, आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट हम बात करते हैं पाइथन लाइब्रेरीज। मैंने पहले ही आपको बोला था कि भाई पाइथन लैंग्वेज क्यों बेस्ट है डेटा साइंटिस्ट के लिए, तो उसके बाद भाई बहुत बड़ी खूबी है, बहुत बड़ी खूबी है, वो है
उसकी लाइब्रेरीज। इसके पास ढेर सारी लाइब्रेरीज है, 1 2 3 4 10 लाइब्रेरीज नहीं है, हंड्रेड्स ऑफ लाइब्रेरीज है, हंड्रेड्स ऑफ लाइब्रेरीज है, जिसका इस्तेमाल करके आपका काम बहुत इजी होता है। तो यहाँ पर कुछ पॉपुलर लाइब्रेरीज है जिसका मैं आपको नाम बताने वाला हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि भाई इतना ही लाइब्रेरी को आपको पढ़ना है, ढेर सारी लाइब्रेरीज है, बड़ो छोटी छोटी रहती है, जैसे आपका काम रहता है उसको आप इजिली अंडरस्टैंड कर पाते हो। सबसे पहले आपको नंपाई आना चाहिए, उसके बाद आपको पांडाज लाइब्रेरी आना चाहिए। नंपाई का इस्तेमाल करके हम न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करते हैं, उसके नाम से समझ में आता है। पांडाज लाइब्रेरी का इस्तेमाल करके हम डेटा को एनालाइज करते हैं, डेटा को प्री प्रोसेस करते हैं। मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी का इस्तेमाल करके हम डेटा को विजुअलाइज करते हैं। सीबॉर्न लाइब्रेरी का इस्तेमाल करके, भाई ये मैटप्लॉटलिब के ऊपर एडवांस है, तो इसका इस्तेमाल करके आप और ब्यूटीफुल प्लॉट को ड्रॉ कर सकते हो। एसक्यूएल लाइब्रेरी का इस्तेमाल करके, बेसिकली इसको साइकिट लर्न लाइब्रेरी बोलते हैं, साइकिट लर्न लाइब्रेरी का इस्तेमाल करके हम मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करते हैं। इसका इस्तेमाल करके हम डेटा प्री प्रोसेसिंग भी करते हैं। नेक्स्ट है टेंसरफ्लो एंड केरास। दोस्तों ये तगड़ी लाइब्रेरी है जिसका इस्तेमाल करके आप डीप लर्निंग मॉडल को आप ट्रेन करते हो, बिल्ड करते हो, डीप न्यूरल नेटवर्क को आप ट्रेन करते हो, बिल्ड करते हो, और टेंसरफ्लो का इस्तेमाल करके आप आपके डीप न्यूरल नेटवर्क के जो मॉडल है उसको आप डिप्लॉय भी करते हो, राइट। नेक्स्ट है पाइटॉर्च। पाइटॉर्च भी दोस्तों ये कॉम्पिटिटर है, आपको टेंसरफ्लो सीखो नहीं तो पाइटॉर्च सीखो, क्योंकि पाइटॉर्च का इस्तेमाल करके भी आप डीप न्यूरल नेटवर्क मॉडल बनाते हो। अब ये टेंसरफ्लो ये गूगल की लाइब्रेरी है, पाइटॉर्च लाइब्रेरी ये फेसबुक की लाइब्रेरी है, तो दोनों में कंपटीशन चलता है। पहले के ज़माने में टेंसरफ्लो बहुत चलती थी, अभी पाइटॉर्च को ज़्यादा हाइप मिल रही है। आपको सिर्फ एक ही लैंग्वेज सीखना है, एक ही आपको लाइब्रेरी सीखना है तो पाइटॉर्च सीख लो, लेकिन मैं आपको बोलूँगा सब आना चाहिए भाई। जब वक्त आता है तब आपको ए का भी इस्तेमाल करना पड़ता है और आपको बी का भी इस्तेमाल करना पड़ता है, राइट। तो आपको दोनों को आना चाहिए, ये मेरा सजेशन है। नेक्स्ट है ओपनसीवी। जैसे कंप्यूटर विजन आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो आपको इमेजेस के साथ खेलना पड़ेगा, तो आपको कंप्यूटर विजन के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो आपको ओपनसीवी लाइब्रेरी आना चाहिए। नेक्स्ट है एनएलटीके। तो आपको नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में काम करना है तो आपको एनएलटीके लाइब्रेरी आनी चाहिए। तो ये कुछ लाइब्रेरीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज है, इसके अलावा भी ढेर सारी लाइब्रेरीज है, बट पहले ये सीख लो, आपका काम बन जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं टूल्स एंड सॉफ्टवेयर। तो डेटा को विजुअलाइज करना है, आपके पास ढेर सारा डेटा है, उसको इजीली आपको विजुअलाइज करना है, उसका आपको डैशबोर्ड बनाना है, तो उसके लिए आपको टैब्ल्यू सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एकदम सिंपल सॉफ्टवेयर है, ज़्यादा कोई हार्ड सॉफ्टवेयर नहीं है, तो आप उसको ले लो, पेड वर्जन मिलता है, लेकिन क्रैक वर्जन में मिल जाता है, कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है भाई एक्सेल। बेसिकली पुराने ज़माने में क्या होता था, ढेर सारा डेटा रहता था तो हम एक्सेल का इस्तेमाल करते थे, तो भाई आज के ज़माने में भी हम एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं बेसिक कामों के लिए। तो आप एक्सेल को सीख लो, ऐसा नहीं कि आपको एडवांस सीखना है, थोड़ा बेसिक सीख लो यार, क्योंकि इसमें आपको डेटा को ग्राफ भी, मतलब आप विजुअलाइज भी कर सकते हो और उसके बाद टेबुलर फॉर्मेट में आप डेटा भी देख सकते हो। नेक्स्ट भाई पावर पॉइंट। आप बोलोगे भाई पावर पॉइंट ये क्यों सीखना है, तो मेरे भाई जब तुम डेटा से कुछ इंसाइट को फाइंड करोगे तो आपके जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, आपके जो क्लाइंट है, उनको थोड़ी ना कोडिंग आती है, उनको तो थोड़ा दिखाना पड़ेगा, दिखा के मतलब विजुअलाइज करके दिखाना पड़ेगा। तो आपको स्लाइड बनानी पड़ती है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना पड़ता है, और उनको आपको ज्ञान फैलाना पड़ता है। सिंपल उनको बोलना पड़ता है कि भाई आपने हमें मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड देते XYZ के, जैसे कि मान लो भाई कस्टमर का आपने डेटा दिया था कि भाई कौन सा कस्टमर लोन लेगा और कौन सा कस्टमर लोन नहीं लेगा, ये आपका प्रॉब्लम था। तो आप बोलोगे भाई हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ कस्टमर का डेटा सेट है, उसमें मेल 40% है और फीमेल 60% है। जो भी आपका एनालिसिस आप करोगे, कौन सा कस्टमर इंटरेस्टेड है टू बाय लोन, कौन सा कस्टमर इज नॉट इंटरेस्टेड टू बाय लोन, तो ये डेटा को आपको चार्ट में दिखाना पड़ता है, नंबर के फॉर्म में उनको कुछ समझ में नहीं आता है, तो चार्ट में दिखाना पड़ता है। तो उसके लिए आपको पहले डेटा को विजुअलाइज करो, लाइक यूजिंग टेबल्यू सॉफ्टवेयर, मैटप्लॉटलिब सॉफ्टवेयर, सीबॉर्न सॉफ्टवेयर, उसके बाद आपको पावर पॉइंट में उनको शो करना पड़ता है। तो आपको पावर पॉइंट आना चाहिए, एडवांस लेवल आना कोई जरूरी नहीं है, बेसिक आ जाता है तो काम चल जाता है। नेक्स्ट है MS वर्ड। दोस्तों जब भी आप कोई काम करते हो, जैसे कि आपने मॉडल बिल्ड किया है, उसको टेस्ट किया है, तो भाई उसने उसको आपको कौन से तरीके से आपको टेस्ट किया है, कौन से स्टेप्स को फॉलो किया है, तो उसका डॉक्यूमेंटेशन बनाना पड़ेगा ना। मान लो इन फ्यूचर में आप चले जाते हो कंपनी छोड़ के और नया बंदा आपका हैंड ओवर ले लेता है आपके काम का, तो उसको क्या पता चलेगा, क्या आप आपका माइंड उसके पास दे दोगे, नहीं दोगे ना। तो आपको आपकी जानकारी लिख के रखनी पड़ेगी, तो आप MS वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हो। बट बेसिकली क्या होता है, कंपनी में आप MS वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते हो। एक है कॉन्फ्लुएंस पेज, एक वेबसाइट है कॉन्फ्लुएंस,
उसमें आप जो भी इंफॉर्मेशन थे वो एक डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में लिखते हो। तो आपको एमएस वर्ड आता है तो आप आराम से वो काम कर सकते हो, उसमें भी सेम सिंटैक्स रहते हैं, सेम टूल्स रहते हैं। तो आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए। उसके बाद एक कोड को आपको रखना है, तो बिट बकेट सुनो मेरे भाई, सुन बिट बकेट, बिट BIT बकेट, बकेट जिसमें पानी लेते हो ना नहाने के लिए और उसके दूसरे काम के लिए भी, तो वो बकेट। तो वो आपको वेबसाइट रहती है, वहां पर आप सारा का सारा कोड अपलोड करते हो लाइक गिट हब, तो आपकी टीम सारे वो देख लेती है। उसके बाद आपका है प्लानर, माइक्रोसॉफ्ट प्लानर। तो भाई आपको कल कौन सी टास्क करनी है, आज आपने क्या उखाड़ा है, आपकी आने वाले मंथ में कौन सी टास्क है, आपने टास्क कौन से किए, कौन सा काम बाकी है, उसको शो करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट प्लानर आता है या जीरा आता है। अपने अदरक के बारे में हम बात नहीं कर रहे भाई, जीरा है ना, जीरा लहसन बोलते हैं आपके क्या आपकी किचन में होगा जीरा, आपने देखा होगा। तो उसी तरह के सॉफ्टवेयर आता है, सॉफ्टवेयर नहीं आता है बेसिकली, वो वेबसाइट है। तो वहां पर भी आप आपकी टास्क रहते हैं, जो भी आपका मैनेजर रहता है वो टास्क आपका रहता है कि भाई आपको 27 तारीख को 20 तारीख तक 30 तारीख तक ये काम पूरा होना चाहिए, टारगेट दिया जाता है। तो उसको लिख के रखना पड़ता है। तो वो जीरा सॉफ्टवेयर रहता है, उसमें वो किया जाता है। तो वो सॉफ्टवेयर आपको आना चाहिए। लेकिन एज अ फ्रेशर करके आपको आता नहीं तो कोई बात नहीं, कंपनी में आप जाओगे तो आप सीख जाओगे, या आपको फ्री सब्सक्रिप्शन मिल जाता है, आप गूगल में सर्च कर सकते हो। तो ये भाई ये एडवांस लेवल की बातें बता रहा हूँ मैं आपको, कोई बताएगा नहीं। कंपनी आप कोई क्लास भी करोगे ना तो ये भी आपको नहीं बताएंगा, क्योंकि मैं कंपनी में काम करता हूँ तो इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो हर एक चीज़ को नोट डाउन करो, पैसे लगता है इस चीज़ के, मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ, ध्यान रखना। ओके। उसके बाद में आपको सॉफ्टवेयर डिजाइन करना है, राइट। सॉफ्टवेयर डिजाइन करना है, आप बोलोगे भाई हम सॉफ्टवेयर कहाँ पर डिजाइन करेंगे, तो उसके लिए आता है एक पाइचाम सॉफ्टवेयर आता है, उसको आपको इंस्टॉल करना पड़ता है, वो आईडी है। उसके बाद है विजुअल स्टूडियो कोड, माइक्रोसॉफ्ट का विजुअल स्टूडियो कोड, ये भी आईडी है, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद है एनाकोंडा, ये नेविगेटर है जिसमें आपको पाइचाम भी मिलेगा, उसमें स्पाइडर भी मिलेगा। वो एक बहुत अच्छा खासा इन्वायरमेंट है जिससे आप मल्टीपल इन्वायरमेंट आपके सिस्टम में क्रिएट कर सकते हो। तो ये आप देखना, वो आप इस्तेमाल करोगे। आप मेरी डेटा मशीन लर्निंग की प्लेलिस्ट देखोगे तो वहां पर भी आपको ये सारे सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे। और मैंने पिछले स्लाइड में बताया था नमपाई, पांडास, मैटप्लॉटलिब, तो ये हर एक लाइब्रेरी की मैंने स्पेशल प्लेलिस्ट बनाई है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे तो वहां पर आपको सारे वीडियो मिल जाते हैं यार, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो चलो अभी हम नेक्स्ट बात करते हैं भाई। हमारे पास सब मैथ है, प्रोग्रामिंग नॉलेज है, हमें क्या क्या उखाड़ना है ये भी थोड़ा समझ में आ चुका है। बट मेरे भाई, हमें तो एट द एंड में डेटा के साथ खेलना है। तो हम डेटा कहाँ से लाएंगे, ये मुझे पहले बताओ। तो मेरे दोस्त, कंपनी में तो आपको डेटा क्लाइंट देता है, या आपको कभी कभी प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको डेटा व्रैंगलिंग करना पड़ता है। मतलब डेटा आपको इधर से उधर से चुराना भी पड़ता है, लेना भी पड़ता है, जैसी आपकी प्रॉब्लम है, जैसी आपकी कंपनी है, उस तरीके से आपको काम करना पड़ता है, राइट। और इतना ही नहीं, कंपनी बहुत सारे आपका डेटा चुराती है, आपको पता भी नहीं रहता है। आपका मोबाइल फोन रहता है ना, तो उसका माइक्रोफोन कभी ना कभी ऑन रहता ही है, वो आपकी इंफॉर्मेशन चुराता रहता है। कोई एप्लीकेशन आप डाउनलोड करते हो, आप खुद उसको एक्सेप्ट करते हो, उसके टर्म्स एंड कंडीशन की भाई मेरा डेटा ले लो, ये ले लो, आप पढ़ते ही नहीं ना, बस आप एक्सेप्ट के ऊपर कर देते हो, या अलाउ अलाउ के ऊपर क्लिक करते हो। तो बहुत सारी ढेर सारी एप्लीकेशन आपका डेटा आपके अनजाने में वो चुराती रहती है, और उसका इस्तेमाल डेटा साइंटिस्ट ही करते हैं। तो वो सारा डेटा कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म में तो स्टोर होता ही है, राइट। तो आपको अभी मैं कुछ प्लेटफॉर्म बता रहा हूँ जहाँ से आप फ्री डेटा डाउनलोड कर सकते हो। पेड डेटा आपको नहीं बता रहा हूँ, फ्री डेटा बता रहा हूँ। और उसके बाद आपको बहुत और अच्छा तगड़ा डेटा चाहिए तो आपको जाना पड़ेगा भाई डार्क वेब में। डार्क वेब है, वहां पर जाओ, आपको बहुत सारे कंपनी का डेटा मिलता है। तो वो हैकर लोग इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी मैं भी थोड़ा देख लेता हूँ, राइट। तो यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा भाई, kaggle.com ये बहुत बड़ी वेबसाइट है, उसको गूगल ही हैंडल करते हैं, आई होप सो। तो यहाँ पर बहुत सारी कंपटीशन भी होती है, तो यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट को किस तरीके से सॉल्व करना है A to Z आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है kaggle.com के ऊपर। स्पेशल वीडियो बनाए, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स सर्च कर सकते हो, kaggle.com इंडियन AI प्रोडक्शन यूट्यूब में। उसके बाद है हमारे पास UCI मशीन लर्निंग रिपोजिटरी, उसके बाद है ऑसम पब्लिश डेटा सेट, उसके बाद है डेटा इज प्लूरल, उसके बाद है डेटा वर्ड, उसके बाद है गूगल डेटा सेट सर्च, मेक ओवर मंडे और आर डैश डेटा सेट एस, उसके बाद है यूनिट स्टेट गवर्नमेंट। तो ये डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, वहां से आप डेटा ले लो। तो चलो भाई, हमने डेटा भी ले लिया है। अब उस डेटा का हम क्या करेंगे, डेटा का भाई हमें डेटा को प्री प्रोसेस करना है, एज सिंपल। तो हम करेंगे डेटा प्री प्रोसेसिंग। तो सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज डेटा प्री प्रोसेसिंग। तो डेटा प्री प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है भाई, सबसे पहले हम तो जानेंगे व्हाट इज डेटा। डेटा प्री प्रोसेसिंग को तो छोड़ दो, व्हाट इज डेटा। डेटा का मतलब होता है भाई टेक्स्ट।
जो आप किताबों में पढ़ते हो और हमारे स्लाइड में भी आप कुछ टेक्स्ट देख रहे हो, व्हाट इज डेटा, प्री प्रोसेसिंग डेटा, ये जो टेक्स्ट, ये भी कीवर्ड है ना। तो भाई ये टेक्स्ट का मतलब होता है डेटा। नेक्स्ट है इमेज, जैसे कि यहाँ पर आप राइट साइड के लेफ्ट कॉर्नर में देख रहे हो ना रोबोट की इमेज, तो ये भी भाई एक डेटा है, तो इमेजेस भी डेटा होता है। नेक्स्ट है वीडियो, जो आप वीडियो देखते हो ना, जैसे अभी ये ट्यूटोरियल देख रहे हो तो ये एक वीडियो फॉर्मेट है, तो ये भी एक डेटा ही है। नेक्स्ट है ऑडियो, जो मेरी आवाज़ सुन रहे हो, अभी तो वीडियो के माध्यम से सुन रहे हो, लेकिन सिर्फ आप MP3 फाइल में आप कुछ ऑडियो सुनते हो, तो वो है भाई डेटा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डेटा, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेटा प्री प्रोसेसिंग इज द प्रोसेस टू कन्वर्ट रॉ डेटा इनटू मीनिंगफुल डेटा यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स। तो जैसे कि रॉ डेटा का मतलब होता है कि भाई आपके पास कुछ भी डेटा है, जैसे टेक्स्ट के फॉर्मेट में आपके पास रास्ते से जा रहे हो, आपने बहुत सारे कागज पकड़ लिए, मतलब इकट्ठा कर लिए, तो उसमें हर एक अलग अलग कागज में आपके पास कुछ टेक्स्ट रहेगा, तो आपके पास वो डेटा है, राइट। उस डेटा से आपको मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है, तो उस प्रोसेस को बोलेंगे भाई डेटा प्री प्रोसेसिंग। आपके पास ढेर सारे वीडियोस है, उस वीडियो में क्या नॉलेज है आपको पता नहीं, तो आपने बहुत सारे वीडियो कलेक्ट कर लिए, तो आपके पास रॉ डेटा रहता है, उस रॉ डेटा से आपको मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालने है, तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे डेटा प्री प्रोसेसिंग, राइट। तो इस तरीके से दोस्तों आपने जान लिया व्हाट इज डेटा एंड डेटा प्री प्रोसेसिंग। अभी हम जानते हैं डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स। तो डेटा प्री प्रोसेसिंग में हम जानते हैं भाई हमें मेजर स्टेप्स इन अ डेटा प्री प्रोसेसिंग। तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा डेटा क्लीनिंग, मतलब आपके पास नॉइजी डेटा है, जैसे कि मान लो 1000 कस्टमर का रिकॉर्ड्स आपके पास है, उसमें से कुछ डेटा मिसिंग है, तो उसको किस तरीके से क्लीन करना है। डर्ट, जैसे कि आप कपड़े धोते हो ना, कब अच्छे मतलब आपके पास शर्ट है उसमें कुछ दाग धब्बे, तो आप उसको निकाल देते हो, राइट। किस जगह पे फटा फुटा आपका शर्ट है तो उसको आप सिला स्टिचिंग भी करते हो, तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे डेटा क्लीनिंग। तो आपके डेटा का कुछ फटा फुटा नहीं रहता, उसमें कुछ गंदगी नहीं रहती है, उसको ऊपर डिटर्जेंट नहीं लगाना पड़ता है, उसके लिए आपको पांडास लाइब्रेरी का इस्तेमाल करना पड़ता है, राइट। नेक्स्ट है डेटा इंटीग्रेशन, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आपके पास भाई शर्ट है, शर्ट इधर से फटा है उधर से फटा है, उसका कुछ पोर्शन नीचे गिर चुका है, तो आप उसको स्टिच करके उसको एक जगह पे लेके आते हो। तो उसी तरीके से आपके पास डेटा अलग अलग सर्वर में मिलेगा, अलग अलग कस्टमर के पास मिलेगा, राइट, अलग अलग फॉर्मेट में मिलेगा, तो उस डेटा को आपको एक फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ता है, उसको इंटीग्रेट करना पड़ता है, तो उसको बोलते हैं डेटा इंटीग्रेशन, राइट। जैसे कि मान लो आप काम कर रहे हो भाई डी मार्ट में, सुना है कि आपने डी मार्ट, ओके। तो डी मार्ट का भाई बहुत सारे जगह पे उसके स्टोर्स है, लेकिन आप मान लो मुंबई में बैठे हो, बेंगलोर में बैठे हो, आपका हेडक्वार्टर है, तो वहां से आप क्या करोगे, अलग अलग डेटा सर्वर में से आप डेटा लोगे, राइट, उसको आप इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेट तो करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आप आगे की प्रोसेस करोगे, तो आपको डेटा इंटीग्रेशन आना चाहिए। नेक्स्ट आना चाहिए आपको डेटा रिडक्शन। अब आपने बहुत सारा डेटा तो ले लिया भाई इंटीग्रेट करके अब आपका डेटा है भाई 50 GB में या 100 GB में या 1 TB में या 1 पेटाबाइट में, भाई डेटा तो बहुत हो चुका है, उसको तो रिड्यूस करना पड़ेगा ना प्रोसेस करने के लिए। आपके पास भाई 128 GB की रैम है और उसके बाद आपके पास डेटा 50 GB का है, तो आपको कुछ तो खेलना पड़ेगा उसके साथ, तो डेटा रिडक्शन आपको आना चाहिए, राइट। उसके बाद है डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, उसको ट्रांसफॉर्म करना भी आना चाहिए। उसके बाद है डेटा डिस्क्रिटाइजेशन, ये भी आपको करना आना चाहिए। तो दोस्तों ये प्रोसेस आती है, ये मेजर स्टेप्स इन डेटा प्री प्रोसेसिंग। अब इसके अंदर बहुत ढेर सारी स्टेप्स रहती है, तो इसको आपको देखना पड़ेगा। इसके ऊपर भी हमारे यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट आप देख सकते हो डेटा क्लीनिंग की, डेटा प्री प्रोसेसिंग की, राइट। नेक्स्ट आपको आना चाहिए कुछ चीजें, अभी यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा भाई प्री रिक्विजिट फॉर डेटा प्री प्रोसेसिंग। तो आपको कुछ पाइथन लाइब्रेरीज आनी चाहिए, जो मैंने आपको पहले ही बताया है, नंपाई आना चाहिए आपको, पांडास आना चाहिए आपको, मैटप्लोलिब आना चाहिए आपको, सीबॉर्न लाइब्रेरी आना चाहिए। इनका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई कार्ड में आपको इन ट्यूटोरियल की आपको लिंक मिल जाएंगी, हमने इसके ऊपर भी स्पेशल पूरे डिटेल में बताया है, आपको ऐसे वीडियो नहीं मिलेंगे। हमने जिस जमाने में ये वीडियो अपलोड किए थे ना, उस वक्त ऐसे वीडियो होते ही नहीं थे, राइट। तो ये वीडियो बहुत डिटेल में हमने बनाए, आप उनको देख सकते हो। नेक्स्ट साइकिट लर्न है, उसके बाद मैथमेटिक्स में आपको क्या आना चाहिए, स्टैटिस्टिक, प्रोबेबिलिटी, कैलकुलस, लीनियर अलजेब्रा, जो मैंने आपको पहले ही बताया है। नेक्स्ट आपको सॉफ्टवेयर आना चाहिए, कौन से सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके आप डेटा प्री प्रोसेस करोगे, जैसे कि आपको एनाकोंडा नेविगेटर आना चाहिए, उसके बाद उसमें आता है जुपिटर नोटबुक एंड स्पाइडर, ये आप उनको अलग से भी इंस्टॉल कर सकते हो। नेक्स्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, उनको लर्न करना है तो बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा, मैंने पहले ही बताया है youtube.com, वहाँ पर आपको स्लैश में जाना है, इंडियन एआई प्रोडक्शन, बेसिकली हमारा यूट्यूब चैनल है, उस यूट्यूब चैनल के ऊपर आप ये सारे की सारी चीज़ें सीख सकते हो, या हमारी वेबसाइट है www.indianaiproduction.com, तो यहाँ से भी आप सीख सकते हो। इसके अलावा भी ढेर सारी वेबसाइट है, ढेर सारे यूट्यूबर्स है, उनसे भी आप सीख सकते हो, जो आपको अच्छा लगे वो आप करो। नेक्स्ट है व्हाट इज फीचर इंजीनियरिंग। अब ये फीचर इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है, क्या होता है, सोचो क्या होता है, कुछ सोचा आपने, नहीं सोचा, चलो आपको बताता हूँ।
इसका मतलब क्या होता है कि भाई आपके पास एक फीचर है, राइट, एक फीचर से आपका काम नहीं जम रहा है तो बोलते हैं ना एक से दो। एक से दो मतलब क्या होता है, आपके आपके घर वाले बोलते हैं भाई शादी कर लो, आपने शादी कर ली और मजा आ गया आपकी जिंदगी में। उसके बाद बोलते हैं दो से तीन हो जाओ या दो से चार हो जाओ। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, दो से आप और एक बच्चा पैदा करते हो, एक बच्चा होने के बाद और आप एक बच्चा पैदा करते हो। तो भाई यहाँ पर क्या हो गए, दो से चार हो गए। बट वो दो से चार प्रोसेस कैसे हो गई, प्रोसेस नहीं पूछ रहा हूँ मैं आपको, बट दो बंदों से आपने और दो बंदे जनरेट कर लिए। तो इनिशियली आपके पास दो ही थे, दो ही फीचर थे, आप और आपकी बीबी। उन दो फीचर का इस्तेमाल करके आपने और दो फीचर बना दिए, तो आपके पास टोटल चार फीचर हो गए। इसको बोलते हैं भाई फीचर क्रिएशन। तो ये फीचर क्रिएशन आता है फीचर इंजीनियरिंग में। उसके बाद आपको बेस्ट फीचर रखने हैं, बाकी के फीचर को हटाना है, राइट। जैसे कि मान लो कि भाई आपको बुढ़ापे के लिए आपको सहारा चाहिए, राइट, तो उसके लिए क्या रहता है, आपके पास लड़की है और लड़का है, तो आप क्या करते हो, आप लड़की की शादी लगा देते हो, लड़की चली जाती है अपने मायके, और आपके पास बेस का एक फीचर रहता है जो आपका लड़का रहता है। तो यहाँ पर आपने फीचर इंजीनियरिंग कर ली। आपका मेन टारगेट क्या था कि भाई आपको बुढ़ापे में सहारा चाहिए था, तो आपने लड़की की शादी कर ली, लड़के को रख दिया, तो आपके पास फीचर कम हो गए और आपका काम भी बन गया। तो इस तरीके से बोलते हैं फीचर इंजीनियरिंग। एग्जाम्पल बहुत घटिया था बट कोई बात नहीं। तो चलो सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज फीचर। फीचर इज एन एट्रीब्यूट और प्रॉपर्टी shared by all of the independent unit on which analysis or prediction is to be done। क्या कुछ समझा आपको? चलो शुरुआत में तो समझेगा नहीं, आप तो सिलेबस ही देख रहे हो यार। चलो शॉर्टकट लैंग्वेज में बताता हूँ कि भाई फीचर एक एट्रीब्यूट है या कोई एक प्रॉपर्टी है शेयर बाय ऑफ ऑल इंडिपेंडेंट यूनिट्स। इंडिपेंडेंट यूनिट्स एग्जांपल आप समझ लो कि भाई आपका एक कोई चीज है जिसके बारे में कुछ जानकारी दी है, राइट, इंडिपेंडेंट जानकारी उस चीज के बारे में, तो उस जो जानकारी है उसको हम बोलेंगे फीचर। और इसका इस्तेमाल करके हम एनालिसिस कर सकते हैं, प्रिडिक्शन कर सकते हैं कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, राइट, तो इसको बोलेंगे फीचर। तो इसको मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप थोड़ा समझ लो यार क्योंकि वीडियो यार बहुत लंबा हो रहा है। उसके बाद हम जानते हैं फीचर इंजीनियरिंग इज द प्रोसेस टू क्रिएट अ फीचर, एक्सट्रैक्ट द फीचर फ्रॉम द एग्जिस्टिंग फीचर बाय डोमेन नॉलेज टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ मशीन लर्निंग मॉडल। मैंने आपको पहले बोल दिया भाई आप दो फीचर हो, दो से आपने चार कर दिया, राइट। उसके बाद चार से आपको और एक कम करना है, या आपके पास ऑलरेडी चार है तो चार में से और एक कम फीचर करना है, तो उसको बोलेंगे फीचर इंजीनियरिंग। नेक्स्ट हम जानते हैं फीचर इंजीनियरिंग इज एन आर्ट। जी हाँ दोस्तों, ये कला है। इस कला में आप माहिरत हासिल कर लोगे तो बहुत तगड़े तगड़े प्रॉब्लम आप सॉल्व कर लोगे। मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में बोल रहा हूँ, ये आर्ट है। उसको आप समझोगे तो मशीन लर्निंग जब हम मॉडल ट्रेन करते तो उसमें आप अच्छी खासी एक्यूरेसी ला सकते हो। तो फीचर इंजीनियरिंग बहुत बच्चों का खेल नहीं भाई, एक्सपर्ट का खेल है, इसको आपको समझना पड़ेगा। तो चलो अभी हम जानते हैं व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ फीचर इंजीनियरिंग। तो चलो अभी हम जानते हैं मेजर प्रोसेस ऑफ फीचर इंजीनियरिंग। तो यहाँ पर है दोस्तों ब्रेनस्टॉर्मिंग और टेस्टिंग फीचर, डिसाइडिंग व्हाट फीचर टू क्रिएट, क्रिएटिंग फीचर, चेकिंग हाउ द फीचर वर्क विथ आर मॉडल, इम्प्रूविंग फीचर, improving your feature if needed, go back to brainstorming, create more feature you need, the work is done। दोस्तों ये बहुत मजेदार प्रोसेस है, इसका इस्तेमाल करके आप ढेर सारे फीचर क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्री रिक्विजिट फॉर फीचर इंजीनियरिंग। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ पाइथन लाइब्रेरीज आनी चाहिए, जैसे कि नंपा है, पांडास है, मैटप्लोट्लिब है, सिबोन है, साइकिट लर्न है। उसके बाद है मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक, प्रोबेबिलिटी, लीनियर अलजेब्रा एंड कैलकुलस। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर जो मैंने आपको पहले बताया है, एनाकोंडा, जुपिटर नोटबुक, स्पाइडर, पाइचाम, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। लर्निंग प्लेटफॉर्म है हमारा यूट्यूब चैनल एंड हमारी वेबसाइट इंडियन एआई प्रोडक्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं मशीन लर्निंग। जी हाँ दोस्तों, अब हम आ चुके हैं मेन मुद्दे के ऊपर, मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग में आपको क्या आना चाहिए, आपको आना चाहिए भाई मेन तीन चीजें। फर्स्ट है सुपरवाइज लर्निंग, नेक्स्ट है अनसुपरवाइज लर्निंग, थर्ड है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो चलो हम बात करते हैं सुपरवाइज लर्निंग के बारे में। तो सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है कि हमारे पास जो भी डेटा है वो लेबल डेटा रहते हैं। अब ये भाई लेबल डेटा का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो आपका बच्चा है, आई होप, मुझे पता है कि आपका बच्चा नहीं है, बट यार इमेजिन करो 2-3 साल के बाद तो बच्चा हो ही जाएगा ना। तो चलो यार, जैसे कि आपका बच्चा इमेजिन कर लो, आपका बच्चा या बच्चे जो भी है, और आपको उसको ट्रेन करना है भाई, ये देख ये कुत्ता है, ये देख ये बिल्ली है। एकदम सिंपल एग्जांपल है यार, पर आपको दे रहा हूँ। तो आपके बच्चों को आप कैसे सिखाओगे? ऑब्वियसली यार आप बोलोगे भाई ये देख मेरे बंटी और ये मेरे बबली, ये देख ये कुत्ते का फोटो है, ये गधे का फोटो है, गधा छोड़ दे यार, हम दो ही क्लास लेते हैं। ये कुत्ते का फोटो है, ये बिल्ली का फोटो है, ये कैट है, ये डॉग है, ये कैट है, डॉग है। तो उसको आप हजारों फोटो दिखाओगे आपके बच्चों को, राइट। अब हजारों फोटो दिखाओगे तो उसको टाइम भी लगेगा लर्निंग के लिए, वो पैटर्न को अंडरस्टैंड करेगा, कलर क्या है, उसकी हाइट क्या है, पूछ क्या है, तो वो उसका प्रॉब्लम है बच्चे का, वो बच्चा देखेगा भाई। आपको बस बताना है भाई ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये कुत्ता है, ये बिल्ली, ये कुत्ता है, बिल्ली है। तो आपने हजारों फोटो दे दिए,
और उसके साथ लेबल भी दिया था आपने, ये देखिए कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये कुत्ता है, ये बिल्ली है। तो ये जो हम नाम बोल रहे थे ना, इमेज के साथ हम जो नाम बोल रहे थे वो नाम था लेबल, राइट। और उसके बाद आप बोलोगे ये देख मेरे बंटी और बबली, व्हाट इज दिस, व्हाट ऑब्जेक्ट इन दिस पिक्चर। तो आपका बच्चा बोलेगा डैडी डैडी दिस इज अ कैट, दैट इज अ डॉग। तो इस तरीके से आपके बच्चे आपको जवाब देंगे। तो आपके बच्चे को आपने सिखाया था, तो आपके बच्चे थे मशीन और आपने उसको सिखा दिया था, राइट। तो हो गया भाई मशीन लर्निंग। तो उस वक्त आपके बच्चे के पास था डेटा लेबल। अब हम दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। आप मार्केट से आते हो, बास्केट में बहुत सारी सब्जियां लेके आते हो और उसके बाद आप उस सब्जी को आपके घर में फेंक देते हो, फेंक देते हो, आपने फेंक दिया। उसके बाद आपका बच्चा आता है घूम फिर के और देखता है भाई ये क्या डैडी ने क्या कर दिया, कुछ गलत तो नहीं हुआ है। तो आपका बच्चा आता है और उसके बाद आपका बच्चा अलग अलग ऑब्जेक्ट को पकड़ता है और उसके डिजाइन के हिसाब से उसका क्लस्टर बनाता है। क्लस्टर जैसे कि कुछ गोले गोले दिख रहे तो आपके बच्चों ने उसका एक क्लस्टर बना दिया, कुछ लंबा सा दिख रहा है तो आपके बच्चे ने उसका एक क्लस्टर बना दिया, कुछ पत्ते जैसा कुछ उनको थोड़ा नरम नरम दिख रहा था तो उन्होंने एक ऐसा अलग क्लस्टर बना दिया। अब गोले में एक बहुत बड़ा गोला था, सेम साइज के शेप थे अप्रोक्सीमेटली, तो उसका अलग क्लस्टर बना दिया। कुछ छोटे छोटे गोले थे तो उनका अलग क्लस्टर बना दिया, राइट। तो ये क्या है, उसको तो लेबल पता ही नहीं था, ये भाई बड़ा गोला क्या है, छोटा गोला क्या है, ये लंबा लंबा क्या है, ये कुछ नाजुक सी पत्ती है जैसा कुछ जो भी है उसको नहीं पता है। पर उसको थोड़ा उसका स्ट्रक्चर पैटर्न दिख रहा था तो उसने उसका क्लस्टर बना दिया। तो यहाँ पर कुछ लेबल नहीं था, तो उसने डेटा को तो क्लीन किया था ना, राइट, उसको सही प्रॉपर फॉर्मेट में रखा था। अब नेक्स्ट उसी टाइम आप थोड़ी देर के बाद कुछ एक चीज फेंक देते हो जो लंबी लंबी है। अब आपका बच्चा वहीं पे खड़ा है तो वो क्या करेगा, वो जो लंबी लंबी चीज आपने जहां पर भी फेंकी थी वो लंबी लंबी चीज वो लेके आएगा और उसके बाद जहां पर एक उसने क्लस्टर बनाया था वहां पर लंबी लंबी चीजें थी वो उसने डाल दी उस जगह पे। तो क्या हुआ, कुछ आप समझे यहाँ पर। हाँ, आपको आपके बेटा ने सही तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, जो डेटा जहां पर जाना था वहीं पे गया था, राइट। तो इस सिचुएशन में आप प्रॉब्लम को समझ चुके होंगे कि भाई हमें डेटा है उसमें लेबल ही नहीं है, बट हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि हमें कस्टमर, जैसे कि हमारे कस्टमर को हमें आइडेंटिफाई करना है कि भाई ये कस्टमर की कैटेगरी क्या है, जैसे कि हाई क्लास कस्टमर, लो क्लास कस्टमर, मिडिल क्लास कस्टमर। तो उस कस्टमर का आपको क्लस्टर बनाना है, क्योंकि आपको देखना है कि भाई हाई क्लास कस्टमर को आप ऑडी, जगुआर, मर्सिडीज इनकी आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो, हाई लेवल कस्टमर। लो लेवल कस्टमर को आप स्प्लेंडर, आप साइकिल, आप उनको उनकी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो। तो वो क्लस्टर बनाना पड़ता है, तो उसके लिए आपको अनसुपरवाइज्ड लर्निंग टेक्नोलॉजी का आपको नॉलेज आना चाहिए, उस एल्गोरिथम का आपको नॉलेज आना चाहिए। नेक्स्ट है री एनफोर्समेंट लर्निंग। अभी भाई री एनफोर्समेंट लर्निंग क्या है, अब आपको बताता हूँ कि आपके बच्चों को आपने क्या किया, आपका बच्चा है छोटा सा, छोटा रहे या बड़ा रहे कोई दिक्कत ही नहीं है, उसको आपने एक रूम में डाल दिया और उसके बोला कि मेरे बेटा इस रूम में तेरे को बाहर जाने का एक पाथ है, तुम बाहर जाओगे तो मैं तुमको ढेर सारे चॉकलेट्स दूंगा, राइट। और आपने क्या कर दिया, उस रूम में अंधेरा कर दिया। अब आपके बेटे के पास एक टारगेट है, टारगेट ये कि भाई उसको दरवाजा खोजना है, बट रूम में तो अंधेरा है। पॉलिसी क्या है, पॉलिसी ये कि भाई आपको लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, आपके आगे सामने आपको ऑब्स्टेकल है तो आपको पीछे आना है, ये उसकी पॉलिसी है। तो ये इस पॉलिसी को फॉलो करके आपको गोल को अचीव करना है। तो आपका बच्चा जा रहा है दौड़ के आगे, फटाक से उसको सर को लग रहा है दीवार, वो बोला पप्पा, उसको तो चिल्ला रहा है, तो उसको क्या मिली, वो पेनल्टी मिली। आगे चल के वो उतने स्पीड से तो आगे नहीं जाएगा भाई, उसको पता है अपने लगने वाली है। और उसको भी ये भी पता चल गया भाई इस डायरेक्शन में जाऊंगा तो भाई वहां पर दरवाजा नहीं है, उसको तो फटाक से पीछे आएगा, पीछे नहीं उसको और पीछे से तगड़ा मार लगेगा। उसको ये भी पता चलेगा भाई हमें दौड़ के नहीं जाना है, क्योंकि हमें मार लगता है, उसको ये पेनल्टी मिली। उससे उस दो चीजों से वो लर्न कर लिया भाई हमें दौड़ दौड़ के तो नहीं जाना है। उसके बाद वो अपनी स्पीड बहुत छोटी करेगा, वो धीरे धीरे लेफ्ट जाएगा, उसको पता चलेगा भाई लेफ्ट में भी हमें दीवार मिली है, मार तो नहीं लगा है लेकिन यार टाइम तो बहुत लगा है। अब उसके बाद वो अपनी स्पीड थोड़ा और बढ़ाएगा, उसके बाद वो राइट जाएगा, उसको समझ में आ गया भाई हाँ राइट से हमें थोड़ी मार नहीं लगा, हमें हम किसी चीज के ऊपर हम टकराते नहीं है लेकिन हमें चीज पता चल जाती है कि भाई यहाँ पर भी कुछ नहीं है। तो उसको पता चला भाई हमें स्पीड को थोड़ा मेंटेन रखना पड़ेगा, हमें दरवाजा फाइंड करना है, ना हमें ज्यादा दौड़ना है, ना हमें स्लोली स्लोली चलना है। तो उससे अब उसने स्पीड को समझ लिया और कितने स्पीड से हम चलेंगे तो हमें कोई चीज नहीं लगेंगी, ये भी उसने लर्न कर लिया। अब उसी तरीके से वो क्या करेंगे, अभी वो धीरे धीरे वही राइट साइड से आप पीछे चला जाएगा, हाथ ऐसा दीवार को पकड़ पकड़ के। तो उसको ऐसा लर्न करते करते समझ में आएगा कि भाई राइट साइड में हमारे पास दरवाजा नहीं है,
वन कॉर्नर से लेकर सेकंड कॉर्नर तक। उसके बाद उसी तरीके से वही टेक्निक को, वही पॉलिसी को फॉलो करता रहेगा, तो एट द एंड में उसको दरवाजा मिल जाएगा। तो उसने क्या किया, वो एक एनवायरमेंट में था, जो रूम थी वो एक एनवायरमेंट थी, वो एक एजेंट था, उसके पास पॉलिसी थी, जो लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, स्लो जाना है, फास्ट जाना है, और उस पॉलिसी का इस्तेमाल करके उसने गोल को अचीव कर दिया, उसने दरवाजे को फाइंड कर दिया। और एट द एंड में दोस्तों उसको रिवॉर्ड मिला। रिवॉर्ड क्या मिला, उसको मिले चॉकलेट, राइट। अब मान लो आपका बेटा उस सिचुएशन में ट्रेन हो चुका है, नेक्स्ट टाइम वो कोई रूम में चला जाएगा, तो उस रूम में आपने बोला कि भाई देख इस रूम में से आप दरवाजा निकाले, तो उस रूम में से दरवाजा फाइंड करने के लिए उसको टाइम नहीं लगेंगे, तो आराम से वो रिवॉर्ड ले लेगा। इसी तरीके से ऐसे प्रॉब्लम रहते हैं, एग्जाम्पल मैंने आपको प्रॉब्लम दिया है, तो ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो आप रीइंफोर्समेंट लर्निंग का इस्तेमाल करते हो। यहाँ पर ना आपको डेटा रहता है, यहाँ पर ना आपको सुपरवाइज अनसुपरवाइज लर्निंग की तरह डेटा मिलता है, बट इन्वायरमेंट कुछ पॉलिसी रहते हैं, उसको फॉलो करके आप गोल को अचीव करते हो, राइट। तो ये दोस्तों हो गया मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग की ये 3 टाइप्स है। उसके अलावा भी सेमी सुपरवाइज लर्निंग है, इसके अलावा ढेर सारे टाइप्स है, टोटल 11 या टोटल 14 टाइप्स आते हैं मशीन लर्निंग के, लेकिन मेजर टाइप से सुपरवाइज, अनसुपरवाइज, उसके बाद है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। कंपनी में आप मैक्सिमम तौर पे सुपरवाइज लर्निंग के ऊपर ही काम करेंगे, रेयर केसेस में अनसुपरवाइज लर्निंग। और गेमिंग इंडस्ट्री में आज जाते हो तो आपको रीइंफोर्समेंट लर्निंग के बारे में आपको पढ़ाई करनी पड़ेंगे। शुरुआत के दौर में आप अनसुपरवाइज लर्निंग एंड सुपरवाइज लर्निंग के ऊपर आप काम करो, आपको अच्छी खासी जॉब मिल जाएंगे, राइट। नेक्स्ट हम यहाँ पर आप राइट साइड में देखोगे भाई, ये मैंने आपको वेन डायग्राम ऑलरेडी बता ही दिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग के अंदर डीप लर्निंग, एंड डीप लर्निंग के अंदर न्यूरल नेटवर्क आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई कुछ एल्गोरिथम्स जो आपको सीखने हैं, जैसे कि लीनियर एंड पॉलिनोमियल रिग्रेशन, मल्टीलीनियर रिग्रेशन, सपोर्ट वेक्टर मशीन, सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन, डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, के नियरेस्ट नेबर, बैगिंग एंड बूस्टिंग, एक्जीबूस्ट, राइट, के मीन क्लस्टरिंग, हायरार्किकल क्लस्टरिंग, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। तो ये कुछ एल्गोरिथम से आपको ये आने चाहिए, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों मशीन लर्निंग एल्गोरिथम का रोड मैप। तो जैसे कि यहाँ पर आपको बोल रहे हैं कि भाई साइकिट लर्न लाइब्रेरी की जो चीट शीट है, आपके पास स्टार्ट है, स्टार्ट में कुछ डेटा सेट है, यहाँ पर आप कंडीशन देखो, उस कंडीशन के हिसाब आपको समझना है कि भाई आपका प्रॉब्लम क्लासिफिकेशन का है, क्लस्टरिंग का है, रिग्रेशन का है, या डायमेंशनलिटी रिडक्शन का प्रॉब्लम है। तो आप इसको देखोगे तो आप समझ जाओगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंड टू एंड प्रोजेक्ट डेवलपमेंट ऑन क्लाउड। अब तक हमने मैथ सीखा है, अब तक हमने ऑपरेटिंग सिस्टम सीखी है, अब तक हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखा है, अब तक हमने डेटा को प्री प्रोसेस सीख लिया है, और उसके बाद हमने मशीन लर्निंग मॉडल को क्रिएट भी कर लिया, ट्रेन भी कर लिया, राइट। अब क्या है, अब हमें भाई हमारे मेन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसकी एप्लीकेशन बनानी पड़ेगी, उसको हमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्लेटफॉर्म में हमें उसको डिप्लॉय करना पड़ेगा। तो उसके लिए दोस्तों आपको फ्लास्क, ये माइक्रो फ्रेमवर्क है वेबसाइट डिजाइन करने का, ये आपको आना चाहिए। उसके अलावा आपको बड़ा फ्रेमवर्क है, वो है डी जांगो। ये फ्रेमवर्क आता है तो अच्छी बात है, लेकिन एज अ डेटा साइंटिस्ट आपको इनको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको फ्लास्क फ्रेमवर्क थोड़ा आता है तो अच्छी बात है। आप बहुत इंटरेस्टेड हो, आपको यूआई के साथ एक वेबसाइट डिजाइन करनी, तो आप डिजांगो भी पढ़ सकते हो। नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो ये आपको आने के बाद आप एक वेबसाइट बना पाओगे। आपका एप्लीकेशन आप डिप्लॉय करना चाहते हो तो सबसे पहले आपका यूआई बनाना पड़ेगा, एक इंटरफेस बनाना पड़ेगा कस्टमर के लिए। जैसे कि आपको कस्टमर का आपको वेट प्रेडिक्ट करना है, तो आपको कस्टमर को तो कुछ बोलना पड़ेगा, भाई तुम्हारी एज क्या है, भाई तुम्हारी हाइट क्या है, राइट, भाई तुम कौन से लोकेशन से बिलोंग करते हो, आप वेजिटेरियन हो कि नॉन वेजिटेरियन हो, आपकी एक्टिविटी क्या है दिन की, आप जिम जाते हो कि आप घर में बैठे रहते हो, आपका जॉब क्या है। तो ये आपको फीचर मिलेंगे, तो डेफिनेटली आप फाइंड कर पाओगे कि भाई उस बंदे की एज, उस बंदे की वेट की रेंज क्या है। तो उसके लिए आप क्या उनको कोडिंग से, आप कोडिंग के माध्यम से उनको आप इनपुट लोगे, डेफिनेटली नहीं। आप एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन या वेबसाइट, आपका वेबसाइट का इस्तेमाल करेंगे, तो आपको ये करना आना चाहिए। नेक्स्ट आपको डॉकर आना चाहिए। डॉकर का इस्तेमाल करके क्या होता है कि भाई एक ही सिस्टम में आप मल्टीपल वेबसाइट को रन कर सकते हो। एज सिंपल बताना चाहूंगा, आपके प्रोजेक्ट को आप डॉकराइज करते हो, राइट। अब बारी आती है उसको डिप्लॉय करने की। तो आपके जब आपका क्लाइंट का प्रोजेक्ट रहेगा तो ऑब्वियसली आप उनके सिस्टम में डिप्लॉय करके नहीं दोगे, क्योंकि हजारों लोग उस सिस्टम को एक्सेस करेंगे, उस वेबसाइट को एक्सेस करेंगे। तो उसको कोई एक ऐसी सिस्टम के ऊपर हमें रखना पड़ेगा जिसमें इंटरनेट 24 आवर्स, उसको एनर्जी 24 आवर्स मिलती रहेंगी, और वो ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर रहेगा, अलग अलग पर्सन उसको एक्सेस करेंगे। तो इसलिए आप क्या कर सकते हो, AWS क्लाउड प्लेटफॉर्म है, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, एजूर प्लेटफॉर्म है, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म है, ये गूगल की सर्विस है, हेरोकू है, सेल्सफोर्स की सर्विस है। तो इन प्लेटफॉर्म को आपको समझना पड़ेगा, इनके ऊपर किस तरीके से मशीन लर्निंग मॉडल डिप्लॉय करते हैं, इनके बारे में भी आपको अच्छी खासी नॉलेज
होनी चाहिए जब आप फुल स्टैक डेटा साइंटिस्ट बनना चाहोगे, जब आपको मॉडल डिप्लॉय करने की ज़रूरत रहेंगी, तब आपको ये प्लेटफॉर्म आने चाहिए। इनमें से एक आपको आता है तो अच्छी बात है। आप जानना चाहते हो कि भाई बेस्ट प्लेटफॉर्म क्या है, तो मैं आपको बोलूँगा AWS आज के डेट पे। लेकिन फ्यूचर में आप एज़्योर के भी काम कर सकते हो, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म के ऊपर भी काम कर सकते हो। नेक्स्ट हम जानते हैं एंड टू एंड प्रोजेक्ट डिप्लॉयमेंट ऑन एज डिवाइस। आपने रोबोट देखे होंगे ना, बहुत सारे फिल्मों में आप रोबोट देखे होंगे या अलग अलग जगह पर आपने रोबोट देखे होंगे। वो रोबोट कैसे काम करते हैं, राइट? तो रोबोट के ऊपर दिमाग रहता है, और दिमाग किस चीज़ों के ऊपर रन करता है, तो उसके ऊपर भाई जो बड़ा बड़ा कंप्यूटर रहता है ना, जो आपके पास लैपटॉप या डब्बा रहता है बड़ा वाला, वो डब्बा उनके सिस्टम में नहीं रहता है। उस रोबोट में एक छोटा सा दिमाग रहता है, छोटा सा। तो वो छोटा सा दिमाग के लिए भाई एज डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है, एज डिवाइस बोलते हैं। जैसे कि आपने एज डिवाइस के नाम आपको बताना चाहूंगा। एनवीडिया कंपनी का जेवियर जेटसन TX2, TX1, नैनो, AGX, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट एज डिवाइसेस है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। एक है कोरल ड्रॉ गूगल का, दूसरा है रास्पबेरी पाई। ये तो आपने सुना होगा, एक छोटा सा है, उसके ऊपर तो काम होता नहीं है, बट आपको बता रहा हूँ। तो ऐसे छोटे छोटे कंप्यूटर रहते हैं, इनमें मैक्सिमम तौर पे GPU ज़्यादा रहता है, CPU बहुत कम रहता है, और ये स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए डिज़ाइन की जाते हैं। उनको एनर्जी भी बहुत कम रहती है, और उनको इजीली उसको हैंडल भी करते हैं, राइट? और उनको इंटरनेट की ज़रूरत भी नहीं रहती है, आप लगा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको क्लाउड के ऊपर आपका डेटा अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। वो एज डिवाइस जहाँ पर आपको रोबोट काम करेगा, उसी जगह पर एज डिवाइस में आपका पूरा का पूरा प्रोजेक्ट डिप्लॉय कर दो, वो काम कर लेगा, राइट? इसके ऊपर मैंने स्पेशल वीडियो बनाया है, डीप में आपको सीखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई कार्ड में आपको लिंक मिल जाएंगे, राइट? और कभी कभी आपका प्रोजेक्ट आपको एज डिवाइस के ऊपर भी डिप्लॉय करना पड़ता है, और उसके बाद उसको कनेक्ट करना पड़ता है क्लाउड के ऊपर भी। तो यहाँ पर आप डायग्राम में थोड़ा कुछ अंडरस्टैंड कर सकते हो, राइट? नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई ML ऑप्स। जी हाँ दोस्तों, आज के ज़माने में मतलब अबे 2022, 23, 24, 25, 26 में आपको ML ऑप्स तो आना ही चाहिए। इसका मतलब क्या होता है? बस मॉडल आपने डिज़ाइन कर लिया, उसके बाद आपने आपने हाथ ऊपर कर लिए, ऐसा नहीं होता है। आपको मशीन लर्निंग आता है, उसके बाद आपको समझना पड़ेगा डेवलपमेंट के बारे में, उसके बाद आपको देखना पड़ेगा ऑपरेशंस के बारे में। तो ये चीज़ें भी आपको आनी चाहिए। तो जैसे कि मशीन लर्निंग में आप डेटा लेते हो, मॉडल डिज़ाइन करते हो, उसके बाद आपको डिप्लॉय भी करना पड़ेगा ना। तो आपको किस तरीके से डिप्लॉयमेंट प्रोसेस को क्रिएट करना है, कौन सा प्लान आपको फॉलो करना है, वेरीफाई करना है, टेस्टिंग करना है, मॉनिटर करना है, कौन से पैकेजेस का इस्तेमाल करना है, ये आपको चीज़ें आनी चाहिए। आपको रिलीज कब करना है, उसको मॉनिटर कब तक करते रहना है, उसका कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से करना है, ये सारे चीज़ें मशीन लर्निंग ऑपरेशंस में आती है, राइट? तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट बात है भाई डू प्रोजेक्ट। जी हाँ दोस्तों, अब तक तो हमने बहुत देख लिया है, बहुत चीजें सीखी है, लेकिन भाई उसको इम्प्लीमेंट भी तो करना पड़ेगा ना, राइट? तो आपके दिमाग में जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट आ रहा है, उस प्रॉब्लम को देखो, समझो, उसको किस तरीके से सॉल्व करता है उसको समझो, उसके बाद उसको कौन सा डेटा चाहिए वो समझो, और उसके बाद आपको प्रोजेक्ट स्टार्ट करने पड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, कंपनी को आपके सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है, वो देखते हैं आपके प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट बनाओ ऐसे कि कंपनी इंप्रेस हो जाएंगी आपके काम के साथ, और बोलेंगी भाई हमें तो यही बंदे की जरूरत थी, हमारे तो भगवान ने सुन ली भाई, हमें जो एम्प्लॉय चाहिए था वो हमें इस बंदे में दिख रहा है। ऐसे कंपनी को लगना चाहिए, और कंपनी बोलेंगी भाई तू कितना भी पैसा ले ले, हम तो चाहते कि भाई आपके जैसा ही एम्प्लॉय हमारे कंपनी में काम करे, ताकि हमारी कंपनी और ऊपर चलती रहे। तो इस तरीके से आपको प्रोजेक्ट बनाने पड़ेंगे, ताकि कंपनी आप में इंटरेस्ट शो करे, राइट? तो मल्टीपल प्रोजेक्ट आपको बनाने पड़ेंगे। उन प्रोजेक्ट को आपको गिटहब वेबसाइट के ऊपर अपलोड करना पड़ेगा, और उसको एंड टू एंड प्रोजेक्ट बनाने हैं दोस्तों। आपको वेबसाइट भी बनानी है, आपको डिप्लॉय भी करना है AWS या गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म या एजूर के ऊपर। ऐसे आपको प्रोजेक्ट बनाना है, जस्ट मॉडल बना के आपको खेल नहीं करना है, एंड टू एंड प्रोजेक्ट आपको बनाने हैं। इसके ऊपर भी मैंने स्पेशल वीडियो बनाए, आप से चेक कर सकते हो, हमारी जो प्लेलिस्ट है उसमें एंड टू एंड प्रोजेक्ट डिप्लॉयमेंट डेवलपमेंट की प्लेलिस्ट, राइट? नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों अप्लाई फॉर जॉब। अब तक तो हमने बहुत सीख लिया है, उसके पहले मैंने आपको बोल दिया भाई ये ट्यूटोरियल स्टार्ट होने से पहले आपको जॉब को अप्लाई करना पड़ेगा, आपको जो रिज्यूमे डेटा साइंटिस्ट का वो आपको बनाना पड़ेगा। अब बारी आती है अपडेटेड रिज्यूमे की। पहले आपने जॉब सर्च कर रहे होंगे, हो सकता है इस प्रोसेस में आपको जॉब मिल गई होंगी, ये आपने बहुत सारे ठोकर खाई होंगी, आपको बहुत सारे लोगों ने बोले होंगे भाई तेरे को ये नहीं आता है, वो नहीं आता है, आप डेटा साइंटिस्ट के लायक भी नहीं हो, ऐसे हो सकता है अब तक। लेकिन उसी दौरान आपने बहुत सारी चीजें सीख ली, अभी
आप डेटा साइंटिस्ट बन चुके हो मेरे दोस्त। जी हाँ दोस्त, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप डेटा साइंटिस्ट बन चुके हो, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थोड़े बहुत बन चुके हो, आप मशीन लर्निंग इंजीनियर थोड़े बहुत तो बन ही चुके हो, राइट। तो अब बारी आती है भाई आपको जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए। अभी जो आपने रिज्यूमे बनाया था फर्स्ट स्टेज में, अभी उसको थोड़ा मॉडिफाई करना है। अभी आपको जो आता है वो मेंशन करो। सबसे पहले जो प्रोजेक्ट आपने किए हैं वो प्रोजेक्ट अभी मेंशन करो। जिस प्रोजेक्ट को आपने डिप्लॉय किया है उसकी आपकी लिंक आपके रिज्यूमे में अभी आनी चाहिए। और फिर से जो पहले आपके स्टेप चाहिए लिंक्डइन और naukri.com के ऊपर जॉब जॉब सर्च कर रहे थे, उसी तरीके से आपको इस प्रोसेस को जारी रखना है, राइट। अब आपको यहाँ पर स्टडी स्टॉप नहीं करनी है। अभी मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताने वाला हूँ, वीडियो छोड़ के मत जाओ। मुझे पता है यहाँ पर 99.99% लोग छोड़ के चले गए हैं। आप बहुत रेयर पर्सन हो दोस्तों, रेयर पर्सन हो। आप अभी भी जिंदा हो, इस वीडियो को देख रहे होंगे तो मेरे दोस्त कमेंट बॉक्स में यार एक बार फिर से बोल दो, हाँ भाई हम अभी भी जिंदा, आई एम लाइव विथ यूर वीडियो। यार एक बार कमेंट बॉक्स में बता दो यार, जब मैं कमेंट पढ़ूंगा ना मेरे को तो मजा आ जाएगा। मुझे पता है बहुत कम लोग देख रहे होंगे ये वीडियो, क्योंकि जो लोग रियली इंटरेस्टेड है ना इस फील्ड के लिए वही लोग देख रहे हैं। और अब तक मेरी गले की पूरी वाट लग चुकी है और मैं भाई पूरे रात में ये वीडियो बना रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। अभी रात कितने बजे हो गए दोस्तों? अभी 1 बज रहा है इस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूँ, राइट। तो यार लाइक बनता है, लाइक कर दो यार। उसके बाद ये वीडियो आपके दोस्तों को भी शेयर करो यार, और कमेंट बॉक्स में बता दो यार क्या रिव्यू है इस वीडियो का। मैं बहुत दोस्तों आपको प्रीमियम कंटेंट दे रहा हूँ दोस्तों, ये कंटेंट आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, ये मेरा एक्सपीरियंस है खुद का, ये मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, राइट। तो यार चलो यार हम आगे चलते हैं, बहुत लंबा वीडियो हो चुका है लेकिन कोई बात नहीं, आपको सेटिस्फैक्शन तो जरूर मिलेगा। आप बोलोगे हाँ भाई बेस्ट कंटेंट हमें यहाँ पर मिल चुका है, आप नाराज नहीं होंगे, ये मेरा दावा है आपके साथ। एट द एंड में मैं आपको और अच्छी खासी चीजें बताने वाला हूँ, मेरे दिमाग में मेरे को याद रहा तो आपको बिल्कुल बताऊंगा। तो चलो आगे बताना चाहते हैं डीप लर्निंग। जैसे आप मशीन लर्निंग पढ़ लेते हो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप से एडवांस स्टेप से आपके लिए ये डीप लर्निंग, जिसमें हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। डेफिनेशन तो हमने पहले ही देखी है, उसमें हम कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क के बारे में जानेंगे। शॉर्ट फॉर्म में उसको CNN बोलते हैं। इसका इस्तेमाल करके हम कंप्यूटर विजन के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का इस्तेमाल करके जैसे हम रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, इसको हम डायरेक्ट टेबुलर डेटा दे सकते हैं। लेकिन कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क हमें इमेजेस का डेटा देना पड़ता है। नेक्स्ट है हमारे पास रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, जैसे कि आपके पास सिक्वेंशियल डेटा है, टेक्स्ट डेटा है, तो उसके लिए आप रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि वेदर फोरकास्टिंग करनी है, आपका शेयर मार्केट में आपको ट्रेंड देखना है, आगे चल के क्या ट्रेंड आने वाला है, ये आप रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क से देख सकते हो। नेक्स्ट है ट्रांसफर लर्निंग। ट्रांसफर लर्निंग में आपको मॉडल ट्रेन करने की जरूरत नहीं है मिलियंस ऑफ डेटा सेट के ऊपर, क्योंकि ऑलरेडी आपका मॉडल मिलियंस ऑफ डेटा सेट के ऊपर ट्रेन रहता है। तो आपका जो थोड़ा सा डेटा सेट है उसके ऊपर भी आप मॉडल ट्रेन करेंगे तो आपको अच्छी खासी एक्यूरेसी मिल जाएंगी। तो आपको ट्रांसफर लर्निंग सीखना पड़ेगा, उसके बाद आपको ऑटो एनकोडर सीखना पड़ेगा, आपको ज्ञान के बारे में सीखना पड़ेगा, GAN जनरेटिव एडवर्सरियल न्यूरल नेटवर्क, ये आपको आना चाहिए, राइट। तो इस तरीके से आपको डीप लर्निंग में ज्ञान लेना है। और यहाँ पर आपको राइट साइड में आप डीप न्यूरल नेटवर्क की थोड़ी डायग्राम भी देख सकते हो, राइट। तो यहाँ पर सिंपल न्यूरल नेटवर्क है, सबसे पहले इनपुट लेयर रहती है, उसके बाद हिडन लेयर रहती है, उसके बाद आउटपुट लेयर रहती है। जितनी ज्यादा हिडन लेयर रहती है उसको बोलते हैं हम डीप न्यूरल नेटवर्क, राइट। तो यही सिंपल फंडा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंप्यूटर विजन की। कंप्यूटर विजन का मतलब क्या होता है? ऐसा उसका मेन एम ये रहता है कि जैसे भाई इंसान अपने आंखों से कोई भी चीजों को देखता है, उसके बाद दिमाग में उसको प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद वो एक्शन परफॉर्म करता है। इसी तरीके से हम एक ऐसी सिस्टम बनाएंगे या हम एक हार्डवेयर बेस्ड सिस्टम बेसिकली रोबोट बनाएंगे, वो इंसान की तरह काम कर सके आंखों से देख के। तो कंप्यूटर विजन में मेन आंखें क्या है? उसका है कैमरा। क्या है? कैमरा इज द आई ऑफ योर कंप्यूटर सिस्टम। अब मान लो कैमरा नहीं है तो आपके पास कैमरा से जो डेटा कैप्चर किया जाता है, जैसे कि इमेज है, वीडियो है, वो भी डेटा के ऊपर हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें आता है भाई टेक्निक्स। कौन से टेक्निक्स है? एक है इमेज क्लासिफिकेशन, मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया, कुत्ते और बिल्ली को क्लासिफाई करना है इमेज के बेसिस के ऊपर, तो आप इमेज क्लासिफिकेशन इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। आपकी इमेज में आपसे सिर्फ उसी इमेज की मुंडी निकालनी है, राइट, उसके आई को डिटेक्ट करना है, उसके ईयर को डिटेक्ट करना है, तो आप ऑब्जेक्ट डिटेक्शन इस टेक्निक का इस्तेमाल करके आप पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है सिमेंटिक सेगमेंटेशन। जैसे कि आपके इमेज में ढेर सारे ऑब्जेक्ट है, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट आपको एरिया को आपको कवर करना है, राइट, डिटेक्ट करना है, तो उसके लिए आपको
सेगमेंटेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, इंस्टेंस सेगमेंटेशन को आपको आना चाहिए। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग, जैसे कि आपके पास एक आपने एप्लीकेशन बना दिया है, जैसे कि कार मूव हो रही है उसको ट्रैक करना है, तो उसके लिए आपको ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग को आना चाहिए। नेक्स्ट है इंस्टेंस सेगमेंटेशन। इसके अलावा दोस्तों आपको जनरेटिव न्यूरल नेटवर्क ये भी आना चाहिए आपको। उसके बाद आपको आना चाहिए की पॉइंट डिटेक्शन। जी हाँ दोस्तों, ये भी आपको टेक्निक आनी चाहिए। तो अलग अलग कंप्यूटर विजन में टेक्निक्स है, ये आपको आनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर विजन एल्गोरिदम या मॉडल के बारे में। तो जैसे कि CNN कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क, जिसे हम क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, अलेक्सनेट, रेजनेट, इंसेप्शन, VGG16, राइट, ये आपको आना चाहिए। RCNN, फास्टर RCNN, फास्ट RCNN, मास्क RCNN, RFCNN, योलो V1, योलो V2, योलो V3, योलो V4, योलो V5, योलो R, योलो S, TFOD, SSD, सिंगल शॉट डिटेक्टर, GAN, जनरेटिव एडवर्सारी न्यूरल नेटवर्क, GNN, विजुअल सर्च, डीप शॉट, डिटेक्ट्रॉन 2, मास्क RCNN, राइट, एंड सो मच, ढेर सारे एल्गोरिदम है दोस्तों। एवरी वीक कोई ना कोई नया एल्गोरिदम आता है, तो ये बेसिक एल्गोरिदम है, आप ये सीख लोगे तो आपको मजा आ जाएगा इस फील्ड में काम करने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया है कि भाई जिस तरीके से मैं आपके साथ बोल रहा हूँ, मेरी आपको लैंग्वेज समझ में आ रही है, उसके बाद आपको आप क्या प्रोसेस करना है ये आप डिसाइड कर रहे हो। इसी तरीके से मशीन भी आपके टेक्स्ट को, आपके साउंड को समझ के एक्शन परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर भी मेजर टेक्निक्स है नेम एंटिटी रिकॉग्निशन, उसके बाद है टोकनाइजेशन, इसके बाद है स्ट्रीमिंग एंड लिमिटेशन, उसके बाद है बैग ऑफ वर्ड, उसके बाद है नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन, उसके बाद है सेंटिमेंट एनालिसिस, और नेक्स्ट है सेंटेंस सेगमेंटेशन। तो ये टेक्निक्स को आपको आना चाहिए नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में आपको आगे बढ़ना हो तो। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ भाई नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के एल्गोरिथम्स को, मॉडल को। तो यहाँ पर है RNN रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, LSTM लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी, ये RNN का अपडेटेड वर्जन है। नेक्स्ट है BERT, GRU, ELMO, GLOMO, ULTFI, ओपन AI ट्रांसफॉर्मर, जी हाँ दोस्तों, GPT है, ग्राफ NN है। तो ऐसे ढेर सारे एल्गोरिदम है आपको इस्तेमाल करने हैं नेचुरल लैंग्वेज की प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो तो, एंड मच मोर। यहाँ पर भी एवरी वीक कोई नया एल्गोरिदम इंट्रोड्यूस होता रहता है, तो उसके बारे में भी हम जानेंगे भाई कौन सी वेबसाइट है जिसके ऊपर नए नए एल्गोरिदम आते रहते हैं, राइट, ये एट द एंड में बताऊंगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा भाई बेस्ट बुक। आप बोलेंगे भाई आपने हमें बहुत बहुत ज्ञान दे दिया है, राइट, पर भाई कोई बुक तो होगा जिससे हम अच्छा खासा नॉलेज को एक्वायर करेंगे। तो आपको यहाँ पर मैं पेड बुक फ्री में देने वाला हूँ, देखो ध्यान देखना, पेड बुक फ्री में। तो यहाँ पर हैंड्स ऑन मशीन लर्निंग विद scikit-learn keras एंड टेंसरफ्लो सेकंड एडिशन बाय ऑर्लियन जोरॉन बुक, ये आपको पेड बुक में देने वाला हूँ, पेड बुक सेकंड एडिशन। कैसे देना है, तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम को ज्वाइन करना है, टेलीग्राम को ज्वाइन करना है। मैं कोशिश करूंगा चुनिंदा चुनिंदा, ध्यान रखना है, चुनिंदा बंदों को ही मैं ये पेड बुक दूंगा। तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है, मैं आपको सेटिस्फाई कर दूंगा, आपके रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर दूंगा, राइट। ये पेड बुक है, ध्यान रखना है, मैं आपको इसकी PDF दे दूंगा। और ये जो मैंने आपको पूरा ट्यूटोरियल बनाया उसकी भी आपको मैं PDF देने वाला हूँ, क्योंकि यार आपने अब तक वीडियो देखा है अप्रोक्सीमेटली भाई यहाँ पर 1.5 घंटा हो चुका है, और आप इस वीडियो को देख रहे हो। यार मैं आपको बोलूंगा कॉन्ग्रेचुलेशन दोस्तों, तालियां बजाओ, क्योंकि यहाँ पर आपने 1.5 घंटा इस वीडियो को देखा है। मेरा गला सूख चुका है, दर्द करने लगा है, बट मैं आपको कंटिन्यूसली बता रहा हूं। तो दोस्तों इस तरीके से दोस्तों आपने समझ लिया कि भाई डेटा साइंटिस्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग इंजीनियर आपको बनना है तो क्या सिलेबस फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों अभी भी हमारी जर्नी पूरी नहीं हो चुकी है। हाँ 1.5 घंटा हो चुका है, लेकिन जर्नी पूरी नहीं हो चुका है। बट चिंता नहीं करना, आपको अभी आगे ज्यादा वीडियो नहीं देखना है। जर्नी का मतलब ये होता है कि भाई इस फील्ड में आपको स्टेबल रहना है, इस फील्ड में आपको अप टू डेट रहना है, तो आपको कंटिन्यूसली स्टडी करते रहना है। नए नए एल्गोरिदम आएंगे, नई नई टेक्निक्स आएंगी, उसको आपको लर्न करते रहना है। आपको एक बार लर्न कर लिया उसके बाद काम खत्म, ऐसा नहीं होता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, लर्निंग नेवर स्टॉप, सो कीप लर्निंग, कीप लर्निंग, कीप लर्निंग। तो भाई आपको यहाँ पे लर्न करना है। आपने लर्निंग स्टॉप कर दी तो आपने समझ लो अर्निंग भी स्टॉप कर ली, क्योंकि आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट रहना है। अब बारी आती भाई हमें अप टू डेट रहना है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा। हम अभी जानेंगे बेस्ट प्लेटफॉर्म जिसका इस्तेमाल करके आप नए नए एल्गोरिदम को
जानते रहोगे, अप टू डेट रहोगे। तो चलो यार हम गूगल में जाते हैं और यहाँ पर हम सर्च करते हैं, एक नया हम टैब लेते हैं और यहाँ पर हम लेते हैं पेपर विथ कोड। इस वेबसाइट के ऊपर जाना है, यहाँ पर आपको लिंक मिलेंगी पेपर्स विथ कोड, नॉट पेपर विथ कोड। तो यहाँ पर आप आओगे तो देखो दोस्तों, यहाँ पर जो टॉप अभी देखो ट्रेंडिंग रिसर्च, यहाँ पर जो ज्ञान वन शॉट फेस स्टाइलिजेशन, तो जो भी टॉप एल्गोरिदम है अभी जो रिलीज हो चुके हैं, देखो 2021 में हो चुका है, ये टॉप में चल रहा है अभी एल्गोरिदम, राइट। तो ये एल्गोरिदम के बारे में यहाँ पर आज जानकारी मिल रही है। तो जितने भी एल्गोरिदम आते हैं, जितने भी रिसर्च होते हैं डेटा साइंस, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग फील्ड में, तो यहाँ पर लेटेस्ट एल्गोरिदम यहाँ पर आ जाते हैं। इस वेबसाइट को किस तरीके से फॉलो करना है, इसके ऊपर मैंने स्पेशल वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके भी लिंक मिल जाएंगे। नेक्स्ट है आर्काइव, राइट, ये आरजी, इसको आरजी बोलते हैं, आरजीयू। ये वेबसाइट के ऊपर आप जाओगे तो यहाँ पर भी आपको रिसर्च पेपर मिलेंगे, राइट, arxiv.org। तो इस वेबसाइट को भी किस तरीके से यूज करना है डेटा साइंटिस्ट के लिए, तो स्पेशल वीडियो बनाया है, आप उसको फॉलो कर देंगे तो आपको भी मजा आ जाएगा। तो इस दोनों वेबसाइट के ऊपर आप जाओगे तो अप टू डेट रहोगे। तो चलो दोस्तों यार, बहुत बड़ा हमारा लंबा सफर था डेटा साइंटिस्ट रोड मैप को समझने के लिए, मशीन लर्निंग इंजीनियर रोड मैप समझने के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर की जर्नी को समझने के लिए, डीप लर्निंग इंजीनियर की जर्नी को समझने के लिए, कौन से टेक्निक्स को, कौन से हमें स्टेप्स को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, मैंने पूरे डिटेल में बताया है। ये जो मेरा एक्सपीरियंस था, जिसका इस्तेमाल करके मैं भी एक सक्सेसफुल डेटा साइंटिस्ट बन चुका हूँ और मैं इस फील्ड में बहुत सालों से काम कर रहा हूँ। तो मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया है और मुझे पता है इट इज द बेस्ट वे टू बिकम अ सक्सेसफुल डेटा साइंटिस्ट। आप इस जर्नी को फॉलो करेंगे तो मैं आपको लिख के देता हूँ कि भाई आप अच्छे खासे कंपनी में आप हायर हो जाओगे और उसके बाद आपको अच्छा खासा पैकेज मिलेगा, कम से कम 10 लाख का तो पैकेज मिल जाएगा। आप इतनी टेक्निक्स को फॉलो करते हो, उतनी टेक्निक को समझते हो। आपको अभी एट द एंड में मैं आपको गुरु मंत्रा देना चाहूंगा। अब ये गुरु मंत्रा आपको क्या है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। आपने अब तक वीडियो बताया है तो भाई आपने बहुत अपने जिंदगी का बहुत बड़ा टाइम स्पेंड किया है मेरे साथ। तो आपके लिए मैं तालियां बजाना चाहूंगा और आपको मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा कि भाई वो टेक्निक, जिस टेक्निक का इस्तेमाल करके आपका जब रिज्यूमे कोई भी बंदा देखेगा तो आपको सबसे पहले सेलेक्ट जरूर करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके रिज्यूमे में आपको प्रोजेक्ट्स डालने हैं। ढेर सारे लोग प्रोजेक्ट डाल देते, अरे गरे नत्तू खैर, लेकिन आपको प्रोजेक्ट वही डालने हैं जो लेटेस्ट ट्रेंड करते हैं। आपको कैगल वेबसाइट के ऊपर जाना है और जो लेटेस्ट डेटा अपलोड हो चुका है उसके ऊपर आपको प्रोजेक्ट बनाने हैं। प्रोजेक्ट कौन से प्रॉब्लम स्टेटमेंट की होने चाहिए, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले आपको रिग्रेशन, मशीन लर्निंग रिग्रेशन, इस टेक्निक का इस्तेमाल करके एक प्रोजेक्ट बनाना है। नेक्स्ट आपको मशीन लर्निंग क्लासिफिकेशन टेक्निक का इस्तेमाल करके, बेसिकली क्लासिफिकेशन सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके आपको दूसरा प्रोजेक्ट बनाना है जो है क्लासिफिकेशन। फर्स्ट है रिग्रेशन सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का टेक्निक का इस्तेमाल करके, दूसरा है क्लासिफिकेशन सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके, तीसरा है अनसुपरवाइज लर्निंग टेक्निक का इस्तेमाल करके आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है, जैसे कि क्लस्टरिंग बेस्ड प्रोजेक्ट बनाना है। तीसरा प्रोजेक्ट बनाना है आपको डीप लर्निंग का इस्तेमाल करके कंप्यूटर विजन का प्रोजेक्ट, और आपको पांचवा प्रोजेक्ट बनाना है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का इस्तेमाल करके। तो आपके रिज्यूमे में 5 प्रोजेक्ट होने ही चाहिए। तो आपको कोई भी ऐसा माइका लाल नहीं, कोई भी एचआर नहीं जो आपका रिज्यूमे रिजेक्ट करे। और उस प्रोजेक्ट के डिस्क्रिप्शन में जितने भी आपने एल्गोरिदम इस्तेमाल किए हैं, जितने भी टेक्निक आपने इस्तेमाल की है, जो भी आपको चैलेंजेस आए थे, वो सारे के सारे चैलेंजेस उस प्रोजेक्ट के डिस्क्रिप्शन में आपको लिखना है। और एट द एंड में जो भी आप प्रोजेक्ट बनाने वाले, वो सारा का सारा प्रोजेक्ट आपको गिटहब वेबसाइट के ऊपर अपलोड करना है और उस प्रोजेक्ट की लिंक आपको आपके रिज्यूमे में अटैच करनी है। और नेक्स्ट, उससे भी भारी मैं आपको गुरु मंत्र देना चाहूंगा, जो भी आप प्रोजेक्ट बनाते हो उसका आपको शॉर्ट वीडियो आधे मिनट के अंदर जो भी आपका बेस्ट आउटपुट है, वो आउटपुट आपको शो करना है एक वीडियो में, और उस वीडियो को आपको लिंक्डइन में अपलोड करना है,
राइट। और जब आप लिंक्डइन में वो पोस्ट अपलोड करोगे तो भाई आपके प्रोजेक्ट का नाम, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, क्या चैलेंजेस आए थे और आपने क्या नया उसमें उखाड़ा है सिंपल लैंग्वेज में, वो आपको मेंशन करना है। आपको धड़ल्ले से आपको जॉब रिक्वेस्ट आएंगी, ये मेरी गारंटी है। तो चलो यार, मैंने बहुत ज्ञान दे दिया है, अभी आपने कितना ज्ञान एक्सेप्ट किया है, कितना ज्ञान आपने आपके दिमाग में डाला है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आपको समझ में नहीं आया है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि भाई ये आपकी शुरुआत है। शुरुआत में मेरे को तो इतना भी नहीं समझ में आता है। इस वीडियो को बनाने के लिए मेरे को 4-5 साल का मैंने एक्सपीरियंस आपको दिया है, राइट। तो आपको भाई 4 घंटे भी लगेंगे ना इस वीडियो को समझने के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं, आप लकी पर्सन हो यार, क्योंकि मेरे को 4 साल लगे, 5 साल लगे और आपको 4 घंटे में समझ में आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए इस वीडियो को आप और एक बार देखो, उसके बाद भी आपको समझ में नहीं आता है तो कोई बात नहीं भाई, आप पानी वानी पी लो, खाना वाना खा लो, अगले दिन आपको ये वीडियो को और देखो, राइट। नोट बनाते चलो, जो भी मैंने आपको पॉइंट बताया, जो भी मैंने आपको वर्ड बताए, उसको आप गूगल में सर्च करो भाई, व्हाट इज सुपरवाइज लर्निंग। बेसिकली मैंने इसके ऊपर स्पेशल वीडियो बनाया है, आप उसको डिटेल में जान सकते हो। लेकिन मेरी वीडियो से आपको नहीं समझ में आता है तो आप गूगल में जाओ, ले बट मेरे को गारंटी कि भाई मेरी वीडियो में तो आपको समझ में आ ही जाएगा, राइट। और यार अब मैं आपको एक और छोटी सी चीज मांगना चाहता हूँ यार दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा अच्छा लगा मुझे पता है। अभी भाई 99.99999% लोग छोड़ के चले गए, बस आप कुछ चुनिंदा लोग हो, और मुझे पता है भाई आप अब तक बैठे हो तो आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यूएबल कंटेंट मिल रहा होगा, तभी आप ये वीडियो देख रहे होंगे। तो यार मैं आपको हाथ जोड़ के विनती करता हूँ भाई, आपका जो भी फीडबैक होगा इस वीडियो के बारे में, यार प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन करो। आपको क्या अच्छा लगा इस वीडियो में, क्या ये सिलेबस वैल्यू फॉर मनी है, मनी मतलब आपने पे थोड़ी ना किया, बट वैल्यू फॉर टाइम है, क्योंकि भाई आपने जिंदगी का 1.5 अप्रोक्सीमेटली टाइम, अब तो ये 2 घंटे भी हो चुके होंगे, तो उतना आपने टाइम मेरे साथ स्पेंड किया। तो यार आप कमेंट बॉक्स में बताओ, ताकि जो भी नए बंदे इस वीडियो को देखना चाहेंगे, तो ऑब्वियसली यार ढेर सारे लोग कमेंट बॉक्स में जाते हैं, कमेंट देखते हैं, उसके बाद वीडियो देखते हैं, तो उनको अच्छा लगे कि भाई हाँ इस वीडियो में क्या अच्छी बात है, क्या बुरी बात है, ये भी देखो। आपको ये बुरा लगा तो आप डिसलाइक बटन के ऊपर क्लिक करो, आपको अच्छा लगा तो मुझे खुश होंगे यार, आप लाइक बटन को प्रेस करते हो। और आपको मजा आ गया होगा, आपको लगता है कि भाई ये वीडियो कोई बंदे को मिलेगा तो इससे इंस्पायर होगा, उसको पता चलेगा भाई इस फील्ड में क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, तो आप ये वीडियो आपके बंदों के, आपके फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हो दोस्तों। तो चलो यार, मुझे इस वीडियो बनाने के लिए मजा आ चुका है, मेरा अभी गला सूख चुका है, अभी मैं बहुत प्यासा हूँ पानी पीने के लिए। लेकिन आप अभी पैसे होने चाहिए डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए। अभी आपको तो मैंने बहुत सारे झरने दे दिए कि भाई आपको इस झरने को देखना है, आपको इस झरने के बाद जाना है, आपको इस झरने के बाद जाना है, आपकी डिफरेंट डिफरेंट प्यास बुझाने के लिए। तो चलो यार, आप आपकी प्यास सिलेबस देख के बुझाओ, अभी मैं जाता हूँ मटके के सामने पानी पीने के लिए। रोड में आपकी जर्नी को यहीं पे स्टॉप करते। कोई पॉइंट को आपको डिटेल में जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में ये भी बता सकते हो कि भाई इस टॉपिक के ऊपर स्पेशल वीडियो बनाओ, मैं आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलो दोस्तों, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए सीखते सिखाते कुछ इंप्लीमेंट करते रहो। धन्यवाद।